तो इसका थोड़ा मुझे बता दें। आप कह रही हैं कि उसको अरेस्ट के बारे में आप कह रही हैं? हाँ, मैं यही बात कह रही हूँ ना कि देखें, जैसे ऊपर हमने पूछा कि वो बाउंड है, बेशक उसे वो चीज़ क्रिमिनेट कर रही है, लेकिन उसे जवाब देना ही है कोर्ट के सामने। देन उसको बिल्कुल ऑपोजिट एक प्रिविलेज मिल गया है प्रोविजो के अंदर कि वो जो भी बोले, बेशक क्रिमिनेट हो भी रहा है तो तब भी उसके अगेंस्ट अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और इसमें आपने कहा कि ऑन द स्पॉट नहीं होगा। अगर ऑन द स्पॉट नहीं है तो बाद में हो सकता है फिर? नहीं, बाद में भी नहीं होगा। मीन कि बाद में ये वाली जो बाद कम्युनिकेशन है ये भी प्रिविलेज ही हुई? वहाँ बाद में भी नहीं होगा। उसको जो है ना उस स्टेटमेंट पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उस स्टेटमेंट अगर पे उस स्टेटमेंट अरेस्ट नहीं किया जा सर सकता। मैं आपको फिर बताता हूँ कि आर्टिकल 15 का मैं आपको फिर स्केच देता हूँ, फिर आपसे मैं ना सबसे बारी बारी पूछूंगा। ठीक है, आप चाहे एक दिन में एक सेक्शन समझें, एक सेक्शन करें, लेकिन अच्छी तरह करें, उसके कंसेप्ट बनाएं। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस तरह ये आप रट्टे में तो 50 दफ़ा भी पढ़ती रहें तो आपको समझ नहीं आएगा। आर्टिकल 15 ये कहता है कि कोई भी विटनेस जो कोर्ट में आता है, ट्रायल में पेश होता है, उसको पे एग्जामिन किया जाता है, जो भी क्वेश्चन किया जाएगा वो देने का बाउंड होगा, कोर्ट उसको कंपेल करेगी। वो इस बेस पे वो जवाब दे, मतलब से उसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा कि वो आंसर जो है उसको क्रिमिनेट करेगा या उस आंसर से उसको कोई पेनल्टी या उसकी कोई प्रॉपर्टी फॉरफिट हो जाएगी। ठीक है, ये है। प्रोवाइजो में कहता है कि हाँ, अगर वो स्टेटमेंट देता है तो उससे वो स्टेटमेंट जो किसी भी प्रोसिक्यूशन उस स्टेटमेंट से उसको अरेस्ट या उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन केस उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे। ना ही उसको अरेस्ट किया जाएगा, ना ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, और ना ही वो स्टेटमेंट किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसके अगेंस्ट प्रूव की जाएगी। ये जो दूसरा है, ये मैंने लिखा है दूसरा, ये बता रहा है कि वो जो स्टेटमेंट उसने दी है 302 में, उसके खिलाफ प्रूव नहीं की जाएगी। फिर इसी स्टेटमेंट की एक्सेप्शन है कि हाँ, अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है फिर उसी की वही स्टेटमेंट उसके अगेंस्ट प्रूव की जाएगी। ये है आर्टिकल 15। जी मैडम आयशा, आप अब आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर सर, एक क्लियर। क्वेश्चन जी जी करें आप सर, क्वेश्चन। एक सर जब नीचे जो प्रवीण बता रहे हैं, जब ऊपर बता रहे हैं कि अगर उसके ज़हन में कोई डर होता है कि मुझ पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी ना आ जाए या मेरी वो मुझ पे कोई सजा ना हो, तो नीचे सर वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसके बिना पे उस पे सर कोई भी उसके खिलाफ अरेस्ट नहीं हो सकता या कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। जब सर उसको इन बात का इल्म है कि मेरे खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो फिर उसके ज़हन में वो डर किस बात का? मैं इस बारे में बताऊं सर। हम्म जैसे सर किसी ने कत्ल होते देख लिया, हम्म लेकिन सर उसने जाके बचाने की कोशिश भी नहीं की, इस डर से तब वो अब गवाही देने आया है, वो अब इस डर से कि जो है सर मैंने बचाया नहीं, मेरे पे केस ना बन जाए। हम्म सर यही यही सर ये विटनेस इसी चीज का डर हो सकता है सर बेसिकली। हाँ जी, सही कह रहे नहीं भाई। हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, वो इसमें यही कुछ है कि एक आप सपोज के आप एक कत्ल के गवाह हैं। ठीक है, आप एक कत्ल के गवाह हैं। ठीक है, आप कत्ल मतलब आप कहते हैं कि हमने कत्ल होते देखा है। ठीक है, हमने वो हम फलां जगह पे गए। ठीक है, एक नहर किनारे गए, वहां पे हमने देखा है कि एक शख्स का कत्ल हो रहा था, एक शख्स को मार रहे थे। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप उस टाइम नहर के किनारे क्या करने गए थे, आपका उधर क्या काम था। ठीक है, आप उधर क्या कोई आप भी कोई मतलब किसी की डकैती करने गए थे, या नहर किनारे आप किसी की चोरी करने गए थे, या नहर किनारे आप कोई मतलब उसकी अबैटमेंट कर रहे थे उस कत्ल की। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना है, आपने ये चुप नहीं करना, आपने बताना है कि मैं इस वजह से गया, मैं इस वजह से गया, मैं इस वजह से गया। हाँ, अगर सपोज के वो कहते हैं कि हाँ जी वो मैं नहर किनारे गया था, मैंने मैं डकैती के सिलसिले में गया था उधर। वो पूछते हैं आप डकैती करने गए थे नहर किनारे में? हाँ जी मैं डकैती करने गया था। तो वो डकैती जो होगी
वो ये इसी केस में आपके खिलाफ वो डकैती वो ये जो आपने स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट आपके खिलाफ उसी डकैती के केस में जो कि आपके खिलाफ लॉज हो जाता है, तो उस डकैती के केस में ये जो आपने स्टेटमेंट दी है 302 में, ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं होगी। उस डकैती को अलहदा किसी विटनेसेस ने, इंडिपेंडेंट विटनेस ने प्रूव करना है। ठीक हो गया सर। मतलब ये है कि उनसे ये सवालात इसलिए किए जाते हैं कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हाँ जी, क्रॉस हमेशा, पता है क्या क्रॉस का मकसद क्या होता है? टू चेक दी क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। ठीक हो गया सर, चेक दी अब समझ आ गई। क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। आप जब एविडेंस होती है ना, तो जो पार्टी होती है जिसको चीफ कहते हैं, जो पार्टी विटनेस बुलाती है, पहले वो चीफ करती है। चीफ में पूछा जाता है कि हाँ जी क्या, उसको केस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसने जो जवाब देते हैं, ठीक है, चीफ में, तो उसके बाद उसका क्रॉस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसको जिरा कहते हैं। जिरा में उससे फिर पूछा जाता है। सपोज के आप जो एक प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, वो आता है अदालत में, ठीक है, वो आके पूछा है, हाँ जी आप बताएं, ये अब चीफ का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। चीफ में उससे पूछा जाता है, जी अच्छा आपने वकूआ अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा आपने क्या देखा है? मैंने जी देखा है जी एक जो अली के हाथ में पिस्टल था, वो सामने उस्मान को मार रहा था, साथ अली के साथ एक जो मिस्टर ए था उसके भी हाथ में पिस्टल था, वो भी मतलब फायरिंग कर रहा था, ये मैंने देखा है। अच्छा उस टाइम सॉरी, ये जो चीफ क्वेश्चन इन चीफ जो है ये डिफेंस पूछता है? चीफ मैडम ये आपका जो प्रोसिक्यूशन पूछती है कत्ल के केस में, ये जो चीफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पूछती है। सिंपल आप ये ज़हन में रख लें, जो चीफ होता है वो पार्टी, वो उस पार्टी का वकील पूछता है जिसने उसको खुद बुलाया है, ठीक है। मतलब अपने गवाह पे अपना कोई गवाह बुला के उससे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो होता है चीफ। अपने गवाह पे कोई और वकील जो क्वेश्चन करता है उसको कहते हैं क्रॉस, जिरा। और सर ये एक ही दिन होता है या एक दिन चीफ होता है और फिर जरूरी नहीं है एक दिन हो, पॉसिबल है कि वो एक दिन भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर एक क्रॉस चीफ लिखा जाता है, उसके बाद फिर क्रॉस हो जाता है नेक्स्ट डेट पे, सेम डेट पे वर्ड यूज किया गया इन चीफ है ना जी। सर, इसके लिए जो वर्ड सीआरपीसी में यूज किया गया एग्जामिनेशन इन चीफ, हाँ जी ये वही है ना? जी मैडम, ये एग्जामिनेशन ये है ना आपका क्यूएसओ में आर्टिकल 132, ठीक है, 131, 132, 133, ये सिर्फ क्रॉस के बारे में बताते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है जी सर। ठीक हो गया। अच्छा सर अगर वो चीफ में ही अगर वो ये बयान दे देता है, मतलब पूछा जाता है कि आपने इसे देखा, तो वो आगे सारी स्टोरी बता देता है कि मैं चोरी करके वापस आ रहा था तो मैंने आगे देखा है इन चीफ में, फिर भी अगर ये सारा उस पर लागू होगा चीफ, हाँ जी चीफ में भी यही लागू होगा। विटनेस जो आ गया ना, ये जो आपका होता है ना, ये जो सेक्शन 50 है, ये टोटल अप्लाई भी एग्जामिनेशन इन ट्रायल में होता है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन ट्रायल, ट्रायल के दौरान, वो नो मैटर आइदर इन चीफ और क्रॉस, ठीक हो गया, चीफ क्रॉस, या फिर उसके बाद एक दूसरी सब्सिक्वेंट इन होता है री एग्जामिन, ठीक है। री एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, मतलब पहले चीफ होता है, फिर क्रॉस करता है दूसरा वकील कोई नया हकायक पूछ लेता है, फिर उस पर री एग्जामिनेशन होता है। री एग्जामिनेशन के बाद भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक हो गया। री एग्जामिनेशन कोर्ट की परमिशन के साथ होता है। सर ये इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम में एक बंदा क्वेश्चन करे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर काइंडली माइक ऑफ किया करे लोगों की। सर मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो करने नहीं आते। सर आप किया करिए, सोफिया जो है वो माइक ऑफ कर दे काइंडली। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये काइंडली अपने माइक बंद कर दें। मैडम सोफिया साहबा आप अपने माइक ऑफ कर दें।
मैं भी कर सकता हूँ। सर बोलूं अब? जी यस जी सर। बोलें, आप बोलें। जी सर, आप भी सर सर आप भी कर सकते सर हैं, लेकिन वो फिर बाद में बोल नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। जी मलिक साहब। सर मतलब ये हुआ कि इस बार इस सेक्शन में जो विटनेस होगा उस पे किसी किस्म की लायबिलिटी नहीं आएगी, उसके किसी किस्म का नहीं होएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। हाँ अलबत्ता अगर वो विटनेस झूठ ना बोले तो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया सर। ठीक ठीक हो है गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी शुक्रिया। हाँ जी वकास साहब, क्या समझ आया आपको? वकास अली, जी क्या समझ आया आपको? जी सर इसमें ये कहा गया कि कोई भी, जी सर मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई भी विटनेस इस बात पे एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि कोई भी मैटर जो है वो रेलेवेंट इन मैटर इन इशू हो इन एनी सूट और एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो वो ये प्ली नहीं ले सकता। मतलब चाहे वो उसे क्वेश्चन क्रिमिनेट कर रहा हो या उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये लगे कि मैं क्रिमिनेट हो रहा हूँ, तो या उसे मतलब ये लगे कि मैं एक्सपोज हो रहा हूँ या मेरी प्रॉपर्टी जो है या किसी किस्म की पेनल्टी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो फोर फीचर कर ली जाएगी, तो इस सूरत में वो नहीं प्ली ले सकता, उसे वो देनी पड़ेगी। हाँ इसकी एक्सेप्शन ये है कि वो अगर गलत मतलब है कि गवाही देता है तो फिर उस पे जो है वो हो सकता है। ठीक है। और उस पे जो है ना उसकी उस स्टेटमेंट पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उस पे प्रोसिक्यूशन भी नहीं हो सकती, उसको प्रोसिक्यूट भी जी नहीं सर। किया। ठीक हो गया। ये था जी आपका सर। बेसिक कंसेप्ट जी सर। जो कि था आपका ये आर्टिकल 15 का। जी फौजिया फयाज साहबा, क्या कहता है आर्टिकल 15? मैडम फौजिया फयाज साहबा। जी मैडम रोहा। जी सर। जी क्या कहता है आर्टिकल 15? सर आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी विटनेस उसके पास एक्सक्यूज नहीं होगा कि वो गवाही ना दे किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर, मतलब उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, वो बाउंड होगा कि उसने मतलब देनी है, उसे जो भी आंसर क्वेश्चन किया जाएगा उसने उसका आंसर देना है, चाहे वो उसको क्रिमिनेट कर रहे हो या उससे उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है फॉरफिच हो रही हो, उसने हर सूरत में वो कंपेल है कि उसने जो भी क्वेश्चन किया जाए आंसर देना है। लेकिन उसके पास ये प्रोविजन उसको मतलब प्रिविलेज ये मिली है कि अगर जो जो भी वो स्टेटमेंट देगा उसके खिलाफ उसको मतलब कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा उसको, या फिर उसके खिलाफ वो स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन हाँ अगर वो फॉल्स एविडेंस देता है तो वो उसी तरह मतलब उसके अगेंस्ट जो है इस्तेमाल की जा सकती है। जी ठीक है, ठीक है। जी मैडम जी सर। आप करें फाइनली डिसाइड, इसको एक्सप्लेन करें और फिर हम नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं। Sir, according to Article 15, under this article, a witness is bound to answer every question put to him by any judge or the court, as he cannot excuse from that question on the ground that such question will criminate him before the court. But according to this article, he has the privilege that such answer will not be reason to arrest him or liable for that. He has the privilege under this article. But if he is convicted of perjury according to the section 191 and 195 of the Pakistan Penal Code, then he will be tried for such offense. हाँ जी It's ठीक, talking about that. ठीक Okay, है, sir. बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। चलें जी, हम नेक्स्ट आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है आप हमारा दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। आर्टिकल जो 46 है सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन से नहीं बात करती, इसमें आपने बहुत चीज़ें सीखनी है, बहुत ज़्यादा आपने टोटल डिटेल में हमने आज इसको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या कहा गया है। ठीक हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में किसी के बारे में कोई कंसेप्ट हो तो आप डिस्कस करें, कोई भी।
सर ये एक स्टेटमेंट होती है जो कि अगर कोई शख्स मतलब जिसकी डेथ हो रही हो और वो डेथ से कुछ टाइम पहले उससे उसके पास अगर कोई फैक्ट हो या कोई एविडेंस हो तो वो किसी एविडेंस को किसी दूसरे बंदे को बताता है मतलब ऑरली, तो वो बंदा आगे सुन के जो आगे मतलब उस बुनियाद पे वो जो स्टेटमेंट देगा उसको डायरेक्ट डिक्लेरेशन कहेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। सर मैं इसमें ऐड करूं? जी 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 करें। जी सर, बेसिकली 70 जो 1 है उसमें मतलब ये बताया गया कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। हाँ तो ये उसकी एक्सेप्शन है, ये उसकी जी। एक्सेप्शन है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा मर रहा है तो वो मतलब उसकी स्टेटमेंट जो है वो भी है तो हेयर से, लेकिन वो फिर रेलेवेंट होगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही। इसमें एक और ये प्रिजम्पशन की जाती है कि वैसे जो हेयर से जैसे इन्होंने भी बताया कि कोई हम उसको वैलिड एविडेंस नहीं कंसिडर करते। डाइंग डिक्लेरेशन में कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि जो बंदा मर रहा हो तो उस टाइम वो सच ही बोलेगा, तो इस वजह से इसकी कोऑपरेशन के अंदर भी इशू नहीं होता, जी इसको सच बिल्कुल, माना जाता है। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। इस पे एक फैक्ट है जो कि हमारा प्रिंसिपल भी है कि थ्रोट सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, थ्रोट सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, के जो मरने वाले के मरने वाला पर्सन है उसके होंठों पे हमेशा सच होता है। ठीक है, मरने वाला शख्स जो है वो झूठ नहीं बोलता, ये भी एक फैक्ट है। ठीक हो गया, चलें जी, और कोई ऐड करना चाहे इस पे? चलें। सर अगर सच में अगर कोई सर झूठ बोल दे मरते वक्त भी, सर उसका क्या फिर अल्लाह दी मर्जी सही बोला। सर जी जी। सर जज मुनीर था ना, उन्होंने अपनी एक साइटेशन में पता नहीं अपने केस लॉ में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की अवाम ऐसी है जो मरते वक्त भी झूठ बोलती है। अब मुझे अभी उस साइटेशन का नाम मतलब नंबर याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा था, पता नहीं वो थे या जस्टिस अब्दुल रशीद थे, इन दोनों में से किसी ने ये बात बताई थी कि पाकिस्तानी अवाम मरते वक्त भी झूठ बोलती है। मैडम ये जो आप बाकी बात करी ना कि जस्टिस मुनीर अहमद, जस्टिस जी मुनीर सर, अहमद बहुत कॉम्पिटेंट जस्टिस था, उसकी काफ़ी सारी साइटेशंस कोर्ट हुई है। ठीक है यस सर। जी। और सर ये जो डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो रिलेट करती है कॉज ऑफ द डेथ पर, कि उस हाँ बंदे जी, की मौत कैसे हुई है। हाँ और जी। ये किसी भी बंदे को दे सकते हैं, डॉक्टर को दे सकते हैं, अपने घर वालों को दे सकते हैं, बाय स्टैंडर्स को दे सकते हैं, चांस विटनेसेस को दे सकते हैं, जी किसी को ऐसे ही, भी दे सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ये ही। बाय ओरल, बाय वर्ड्स, बाय ओरल, बाय रिटन और इवन बाय गेस्चर्स, तीनों तरीकों जी से बनाई जा सकती है। बिल्कुल So ऐसे ही that's है। all about the Article 46(1) of the QSO. जी बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका, बहुत अच्छा। और कोई कोई ऐड करना चाहे? एनीवन? चलें, चलें जी, इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने ये जो वर्डिंग है ना ये समझनी है। ठीक है, कहता है स्टेटमेंट रिटन आर ओरल। ठीक है, अब आपको ये सबको सही नजर आ रहा है? ये यस सर। जी सर इसमें गेस्चर भी ऐड हो जाएगा, रिटर्न और गेस्चर? जी जी हो जाएगा, वो मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप कहेंगे कि हाँ जी वाकई हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत एक्सप्लेन के मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज हमने सिर्फ 46 पढ़ना है और मेरा ख्याल है 46 को पढ़ते पढ़ते हमने 11:30 हो जाएंगे। तो आपने जो है ना एक्टिव रहना है। ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है मेरी क्लास आपको बोर नहीं करती, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम सबसे पूछता रहता हूँ तो वो सारे एक्टिव रहते हैं। ऐसे सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। जी सर, सही कह रहे हैं। जी सर। जी चलें। कहता है स्टेटमेंट, अब ये वही बेरक्ट की वर्डिंग है, मैंने कोई इसमें अपनी वर्डिंग नहीं ऐड की, टोटली बेरक्ट की वर्डिंग है ये। मैंने इसको ऐसे तरीके से लिखा है कि ताकि वो एक एक वर्ड हमें समझ आ जाए। ठीक है, अब कहता है कि स्टेटमेंट रिटन आर ओरल। अब वो स्टेटमेंट रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। ठीक हो गया? ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स
मेड बाय पर्सन। अब वो स्टेटमेंट रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, इरेलीवेंट फैक्ट वाली स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। किस पर्सन की? बाय पर्सन हु इज डेड। अब पहला ये है कि हु इज डेड, दूसरा हु कैन नॉट बी फाउंड, या वो मिल नहीं रहा, तीसरा हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या फिर वो शख्स इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने के, या whose attendance cannot be procured without amount of delay or expense। ठीक है, अब ये जो चार वर्ड है ना, चार, डेड, नॉट फाउंड, इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और whose attendance cannot be procured without delay। ठीक है, ये चार वर्ड्स आपने लॉ में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत दफ़ा पढ़ना है। आपका ये 503 है आर्टिकल 503 CRPC, उधर भी ये लिखे गए हैं कि अगर आपने कोई एक विटनेस नहीं मिल रहा या कोई नहीं फाउंड हो रहा तो उसकी लोकल कमीशन एविडेंस लिख सकता है। ठीक है, इस तरह और भी काफ़ी सारे जगहों पे यही चार वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपका वो जो 512 है, ठीक है, 512 जिसको 512 की जो रिपोर्ट होती है 512 का चलान, ठीक है, उसमें भी यही वर्ड लिखे गए हैं, चार वर्ड के डेड, कैन नॉट फाउंड, इनकैपेबल गिविंग एविडेंस, या कैन हुज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड। 512 का जो चलान आता है, ठीक है, जब इश्तिहारी मुल्ज़मान इश्तिहारी हो जाते हैं। ठीक हो गया। इस तरह के अलावा और भी बहुत ज़्यादा जगहों पे पूछा जाएगा। कल मैंने ये सबसे पूछना है कि ये चार कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन इस्तेमाल की जा सकती है या 46 इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट रिटन और ओरल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय पर्सन हु इज डेड, कैन नॉट बी फाउंड, हु हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, or whose attendance cannot be procured without amount of delay, without amount of delay। ठीक है, which under the circumstances of case appear to the court unreasonable। अब ये 4 में जो ये चीज़ बताएगी ना, 4 में वो बता रहा है कि एक पर्सन, ऐसा पर्सन जिसकी अटेंडेंस जो है या उसको बुलाने में डिले हो जाएगा या इतनी एक्सपेंस लगेंगे जिसको कोर्ट समझती है कि ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। सपोज कि एक एविडेंस चल रही है, अब बंदा बैठा है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका बैठा है, अब कोर्ट कहेगी कि अब अमेरिका से अगर पर्सन बुलवाना है तो उसको आते आते मेरा हो सकता है 4 महीने लग जाएं। 4 महीने तक हम ट्रायल का वेट तो नहीं करेंगे, 4 महीने की डेट तो नहीं करेंगे। ठीक है, या अमेरिका से बंदा अगर हम बुलवाएं, ठीक है, तो वो उसके एक्सपेंस होंगे, उसका वीज़ा भरना पड़ेगा, उसके अलावा उसको फिर लाखों खर्च हो जाएंगे, तो हम क्यों बुलवाएं? गवर्नमेंट के पास इतनी पैसे नहीं है, कंप्लेनेंट इतनी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें या उस पर्सन के आने पे डिले हो सकता है या उसके एक्सपेंस इतने लगते हैं जो कि सरकमस्टांसेस के लिहाज से कोर्ट को लगता है कि ये ठीक नहीं है। सरकमस्टांसेस ये है कि वो बंदा अगर आए बुलवाना हो तो मुद्दई के पास पैसा नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने पैसा नहीं लगाना। ठीक हो गया, या आपका वो दूसरा डिले इतना हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये जो मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी लिखवाता रहता हूँ, ये आपने साथ लिखनी है, आप अपने नोट्स बनाते रहें। ठीक है, आज जितने भी जो जो भी आपने नोट्स बना रहे हैं ना, साहब ने मुझे व्हाट्सअप करने हैं। ठीक है, मैंने देखने हैं सबके। जो नई नोट्स बना रहा है वो भी मुझे मैसेज करेगा कि मैंने नोट्स नहीं बना रहा, मैं इस वजह से नहीं बना रहा। ठीक हो गया, आ रही है बात सबको? जी सर। यस सर। जी जी, चलें, अब सिचुएशन क्या है, स्टेटमेंट ओरल या रिटन किसी भी शख्स की जो गुजर गया है, जो नहीं मिल रहा, जो आपका एविडेंस देने के काबिल नहीं रहा, सपोज के एविडेंस देने के काबिल नहीं रहा, 30 साल मतलब उस बंदे ने जब एविडेंस करवाई उस टाइम जो उम्र थी वो 30-35 का था। अब वो जो दोबारा मतलब पहले मुल्ज़मान अब्सकॉन्ड रहे हैं,
अब ट्रायल दोबारा 20 साल बाद पुट अप हुआ है, तो उस पर्सन की एज हो गई है 55 साल, अब उसका कोई हाफजा नहीं रहा, उसको कुछ याद ही नहीं रहा, या उसके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाता है, वो उसकी दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो मतलब ठीक नहीं रहता, पागल हो गया है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो इनकेपेबल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इन सूरतों में उसकी जो स्टेटमेंट होगी आर देमसेल्फ रेलिवेंट इन फॉलोइंग केस। अब इन शख्स जो पर्सन गुजर गया है, जो नहीं मिल रहा, जो इनकेपेबल हो गया, या जो जिनकी अटेंडेंस ज़रूरी मतलब कोर्ट मुनासिब नहीं समझती, उन सब का पुराना बयान, उन सब की स्टेटमेंट, चाहे वो रिटन है या ओरल है, वो रेलिवेंट होगी, वो रेलिवेंट होगी। किन केसेस में, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। वो कह रहा है कि 46 व्हेन इट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ, व्हेन इट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ। अब कहता है व्हेन स्टेटमेंट इज मेड बाय पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, ठीक है, एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू एनी ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। ठीक हो गया। एक उसकी स्टेटमेंट जो वजह बता रही हो डेथ की, ठीक है, या फिर उसकी स्टेटमेंट जो सर्कमस्टांसेस हालात बता रही है, उसकी हालात बता रही है ट्रांजैक्शन के विच रिजल्ट, वो हालात बता रही है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब सर्कमस्टांसेस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल साइटेशंस में कोट हुई है। वो एक शख्स जाता है अपनी बीवी को कहता है कि जी मैं जा रहा हूँ मतलब लाहौर में, लाहौर फलां शख्स से मैं अपना कर्जा वापस लेने जा रहा हूँ, जो हमने लेना है 5 लाख रुपया, वो मैं लेने जा रहा हूँ लाहौर। ठीक है, वो शख्स बावलपुर से रवाना होता है। ये मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ, साइटेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। ठीक है, वैसे यही एग्जांपल साइटेशन में कोट की गई है कि एक शख्स बावलपुर से कहता है कि बीवी को कहता है कि मैं जा रहा हूँ लाहौर, मैं वो अपना जो 5 लाख लेने हैं फलां बंदे से, वो वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। अब वो लाहौर आता है, तो लाहौर से 2 दिन बाद बीवी को पता चलता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है 2 दिन बाद। ठीक है, अब 2 दिन बाद अब जो वो शख्स है उसने ये नहीं बताया कि मतलब उसने ये नहीं बताया कि मेरी डेथ हो गई है या मेरी डेथ हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बताई, काज ऑफ डेथ नहीं बताई, लेकिन वो इसने ये बताया कि मैं फलां शख्स के पास जा रहा हूँ और वहाँ पे उसकी डेथ वापस उसको डेथ मिलती है। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं। बीवी कह सकती है, वो जो आखिर में ये बीवी का बयान है, ये वो भी बयान जो आखिर में उसने अपनी बीवी को बताया कि मैं फलां शख्स के पास जा रहा हूँ, ठीक है, वो डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किए गए हैं, समझे गए हैं, ये साइटेशन कोट की गई है। ठीक हो गया, ये हालात हैं। अच्छा, या इन केसेस इन विच द पर्सन डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। अब ये उसकी स्टेटमेंट कहाँ पे रेलिवेंट होगी, उसकी स्टेटमेंट जो कि वो बताइए कि डेथ के हवाले से या डेथ के सर्कमस्टेंस के हवाले से, वो स्टेटमेंट उस वक्त रेलिवेंट होगी जब उसकी डेथ क्वेश्चन हो, डेथ फैक्ट एंड इशू हो। ठीक है, जब अब उसकी लाश मिली है तो उसकी बीवी बताती है कि मुझे ये कह के गया था, वो बीवी ने जो बताया वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन होगी, और डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ उसकी जो डेथ का ट्रायल होगा उसी में रेलिवेंट होगी और कहीं पे भी रेलिवेंट नहीं होगी। ठीक हो गया, सच स्टेटमेंट आर रेलिवेंट। अच्छा, आगे वो बता रहा है कि कंडीशंस, किन कंडीशंस पे उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, वो ये है कि वेदर द पर्सन हु मेड them was or was not under the expectation of death। अब वो बता रहा है कि ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त पर्सन को लग रहा हो कि मैं मर जाना है, कि उस वक्त उसको तवक्कुआत में आ रहा हो कि वो अभी उसने मरना है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे अब वो भावलपुर से लाहौर आने के लिए तैयार था, तो उस टाइम उसको पता नहीं था कि मेरी मौत हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम उसको नहीं पता था। whether the person who made them was or was not the under the expectation of death। ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम उसको लग रहा हो कि मैं मर जाऊंगा या नहीं मरूंगा, ये जरूरी नहीं है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहता है
कहता है वाइदर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द कॉज ऑफ डेथ कम इनटू क्वेश्चन। ठीक हो गया। और ये भी बता रहे कि वट एवर मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग इन विच कॉज ऑफ क्वेश्चन कम इनटू क्वेश्चन। वो किसी भी प्रोसीडिंग में अगर उसकी कॉज ऑफ एक्शन जो है वो क्वेश्चन होगी, इन क्वेश्चन होगी, फैक्ट एंड इशू होगी, उसमें उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। ये देखें, ये मैं आप एक लाइन लगा देता हूँ, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है। उसके नीचे बताया गया कि ये स्टेटमेंट उसकी किस टाइम रेलिवेंट होगी। ये उस टाइम रेलिवेंट होगी जब उसको बेशक उम्मीद हो कि मैं मर जाऊंगी या ना हो, या फिर वो स्टेटमेंट उस टाइम उसकी इस्तेमाल की जाएगी जब उसकी डेथ जो होगी वो इन क्वेश्चन होगी, उस टाइम रेलिवेंट होगी। यहाँ तक अगर किसी ने कोई मतलब किसी को अगर कोई समझ नहीं आई तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी हो, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ 46 को, ठीक है। फिर मैं सबसे पूछूंगा 46 एक ये कहता है कि वो किसी पर्सन की स्टेटमेंट जो जिसमें उसने अपनी डेथ के बारे में बताया है, डेथ की काज बताई है, या वो हालात बताए हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ हो रही है, वो स्टेटमेंट उस पर्सन की डेथ जब इन क्वेश्चन होगी उसमें रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया। जब उस शख्स की डेथ होगी उसमें रेलिवेंट होगी। ये अलहदा बात है, ठीक है, कि चाहे उसको वो लग रहा हो कि उसकी डेथ हो जाएगी या नहीं होगी। उसके अलावा वो जो उसकी जो किसी भी प्रोसीडिंग हो जिसमें उसकी डेथ इन क्वेश्चन होगी उसमें वो रेलिवेंट होगी। ये है 46(1). यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो। तो ये ऐसे भी हो सकता है जैसे दो बंदों की लड़ाई होती है, एक दूसरे की मौत मारने की धमकी देते हैं, उनमें से एक बंदा जाते ही मर जाता है। फिर तो सर ये स्टेटमेंट सेम 46(1) पे ही आएगी। नहीं, वो स्टेटमेंट किसको, जो मतलब बढ़ गया उसने क्या कहा है, किसको किसी को कुछ कहा होगा ना, वो स्टेटमेंट होगी ना उसकी। सर वही सर, आपस में सर लड़ाई हुई है, तो एक बंदे का मैं तुझे मार दूंगा, और वो सर कुछ यानी अगले दिन वो बंदा मर जाता है। सर कॉज ऑफ डेथ सर अभी तो नहीं पता चली, क्वेश्चन है कि सर वो कत्ल हुआ है, लेकिन सर कोई सबूत नहीं है। सर जो जिसने धमकी दी थी सर, अगर वो ये स्टेटमेंट अपनी वाइफ को करेगा तो फिर ये डाइंग डिक्लेरेशन होगी। किसी भी शख्स को, ये मैडम रोहा साहबा ने डिटेल के साथ बताया है कि वो स्टेटमेंट किसी भी शख्स को हो सकती है। वो डॉक्टर को हो सकती है, पुलिस को हो सकती है, बाई स्टैंडर को हो सकती है, बीवी को हो सकती है, हमसाइयों को हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन को हो सकती है, किसी भी शख्स को हो सकती है। वो मतलब रिटन हो सकती है, ओरल हो सकती है, बाई जेस्चर्स भी हो सकती है। सर इधर मैं एग्जाम्पल दूं कि जब बेनज़ीर आ रही थी, मतलब यूके से पाकिस्तान आ रही थी 2007 में, तो उसने यहाँ आने से पहले अमेरिकन एक जर्नलिस्ट थे मार्क सीगल, उसको उसने ईमेल के थ्रू एक मतलब मैसेज भेजा था कि मुझे जो है मुशर्रफ या उसके कोई मिनिस्टर जो है, ये काबजी के कुछ लोग मुझे थ्रेट कर रहे हैं, या मतलब मुशर्रफ का नाम उसने यूज़ किया था कि मुझे वो थ्रेट कर रहा है, अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा। वो पाकिस्तान में आई तो मतलब उसकी आगे डेथ हो गई, तो उसको हम एज ए मतलब इसमें इस एग्जांपल को ले सकते हैं यहाँ पे, ले जो सकते उसने उसको हैं। मैसेज भेजा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। पर वो अब ये सारी चीज़ें वो मतलब जो ना कंट्रोवर्शियल हो जाती है। जो बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी ना 1996 में, ठीक है, उस टाइम उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे इसहाक खान साहब, ठीक है। उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, वो सराकी थे। वो इंटरव्यू आखिर जी बेनज़ीर दी हुकूमत को जरा खतरा है और जरदारी तो है, ठीक है। जरदारी साहब मैं एक बारी मैं मिलन गया, ठीक है, इस्लामाबाद में को बेनज़ीर साहबा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस मेरे को कहा ली है, मैं वाला चलिया गया, मैं गया प्राइम मिनिस्टर हाउस ते वो बेनज़ीर परेशान है आदि पे ही कि मेरे को ना मुर्तज़ा भुट्टो तंग की वजह कि याद ई करो वाला मेरे को दूर ही बाद पता लगे, ठीक है, कि मुर्तज़ा भुट्टो दी डेथ थी गई है। वाला मैं उतना गया अफसोस वास्ते, तो जरदारी मेरे को इशारा च आख्या सी, पिछू इशारा किते आखे कम फाइनल थी गए कहना बच से हाले बे मुर्तज़ा भुट्टो जराई वो हस्पताल चाहिए, लेकिन जरदारी ने मेरे को इशारा किते कि वो इमेज हिसाब लाते से कि कहना बच से, मतलब
और वो जो था हमारे एक्स प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान साहब, उनका कहना था कि इसकी जो मतलब मुर्तज़ा भुट्टो को जरदारी ने मरवाया है। ठीक है, अब मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ कि मैं वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन ये भी पता है कि वो ये जो बेनज़ीर का कत्ल भी जरदारी से ने करवाया है। ठीक है, एनी हो वो नासिर साहब आपने जो एग्जांपल दिया वो बेहतरीन एग्जांपल दिया है, वो भी वो डाइंग डिक्लेरेशन में आ जाती है। ठीक हो गया, और कोई और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इन केसेस में ऐसा हो सकता है जैसे कि हमने ये पढ़ा ना, दो चीजें होती हैं, या तो वो बंदा मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन उस बंदे की जहाँ पे उसकी डेथ इश्यू में हो, या वो उसे लगे कि मैं मरने वाला हूँ तो उस टाइम कोई स्टेटमेंट दे दे। तो सबसे बुरा तो उस शख्स के साथ होगा जो जिसे ये लगे कि मैं मरने वाला हूँ, और ऐसा कुछ वो बता दे, अपना ऑफेंस की कमीशन या किसी के बारे में भी कुछ फैक्ट कबूल कर ले, एंड देन वो बच जाए। तो क्या उस सूरत में वो रिट्रैक्ट कर सकता है मैडम अपनी स्टेटमेंट से? देखें, अब जो ये डाइंग डिक्लेरेशन उस वक्त इस्तेमाल होगी जब उसकी डेथ होगी। सपोज के अब जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, वो जो बीवी का हस्बैंड है वो आके कहता है कि मैं बावलपुर लाहौर पैसे लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फिर आ जाऊँगा। अब वो वापस आ जाएगा तो वो उसकी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। सपोज के एक बंदर मर रहा है, ठीक है, एक बंदर को पिस्टल्स लगे, फायर लगे हैं, 3 फायर लगे हैं, वो अब नीचे सांसें ले रहा है, ठीक है, उसने बताया कि जी मुझे उस्मान ने फायरिंग की है, 3 फायर मुझे उस्मान ने मारे हैं। अब वो अस्पताल चला जाता है, अस्पताल में वो ठीक हो जाता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। तो वो उसकी जो स्टेटमेंट होगी कि मुझे उस्मान ने मारा है, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। ठीक है सर ये जो जी सर ये जो है ना ये 46(1) के सर एंड पे वो कह रहे हैं विच द काज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। ये जब होगा तब वो डाइंग डिक्लेरेशन में फॉल करेगा। हाँ जी, ये अगर ये नहीं उसकी in cases in which डाइंग that person's death comes into question, in cases ये यस सर हाँ ये क्वेश्चन है, ये उसकी टाइम उस टाइम उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी जब उसकी डेथ इन क्वेश्चन होगी। ठीक हो गया, ये कंडीशन ये उसकी ये बता रहा है कि व्हेन रेलिवेंट, कब रेलिवेंट होगा, ये मैंने लिखा हुआ है व्हेन रेलिवेंट, उसकी स्टेटमेंट कब रेलिवेंट होगी, जब उसकी डेथ इन क्वेश्चन होगी। अब कंडीशंस क्या होंगी, ये मैंने ये कंडीशंस बताई हैं, 2 कंडीशंस हैं। अगर वो काज ऑफ डेथ बताएगा वो भी डिक्लेरेशन होगी, या सर्कमस्टांसेस बताएगा वो डिक्लेरेशन होगी। उसके अलावा कुछ और वो बयान करता है वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। आगे फिर वो कंडीशंस बताता है कि किस कंडीशंस में उसकी रेलिवेंट होगी, वो ये बताता है। ये इस तरह आप अगर वेयर एक्ट पढ़ते हैं ना, आपको इजी समझ आ जाएगा, बहुत इजी समझ आ जाएगा। आप जो है ना, अच्छा जो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कंसेप्ट ले लेते हैं फिर पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो मेरे कंसेप्ट आपको फिर भूल जाएंगे। जब तक आप जाके बेरेक्ट ना पढ़ें, उसको एक एक वर्ड देखें ना, और उस बेरेक्ट से आप कोई वो है वो आप कोई नोट्स ना बनाएं, अपने नोट्स बनाएं। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे बताते रहते हैं, और 2-4 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जैसे मैडम रुआ साहबा, वो 2 दिन पहले उसने एक स्टेटमेंट बनाई और एक आर्टिकल था 11, 12, 13 पे, उसने बहुत अच्छा रिसर्च किया, रिसर्च करके उसने अपने कंसेप्ट मुझे मतलब वो अपनी नोट्स भी शेयर किए और वॉइस रिकॉर्डिंग में भी उसने शेयर किया कि सर ये ठीक है, मैं ठीक है कह रही हूँ। तो ये चीज़ है कि आपकी डिटर्मिनेशन आपका बताता है कि आप कितनी हद तक मतलब अपने आप साथ सिंसियर हैं। ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी भी अकेडमी में नहीं पढ़ाया जाएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, और ये चीज़ें एक दफ़ा आपने पढ़नी है, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया, ये था आपका 46। ठीक हो गया, 46 की जो आपकी जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि स्टेटमेंट रिटन और ओरल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय पर्संस हु इज डेड। ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। ठीक हो गया, आगे इसके बारे में जो मैडम रोहा साहबा उन्होंने डिटेल्स के साथ बताया भी है कि ये इनकी फॉर्म कौन सी हो सकती है, कि रिटन होगी, ओरल होगी, या आपकी जेस्चर से होगी।
इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव होते हैं। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि इसकी कोई पार्टिकुलर फार्म नहीं है डायगन डिक्लेरेशन की कि किस फार्म में होनी चाहिए। कोई लॉ ने हमें कोई इसकी पार्टिकुलर फार्म नहीं बताई, लेकिन जो बेस्ट फार्म काउंट की जाती है, जो हमें साइटेशंस बताती हैं, जो हमें जूरिस्ट बताते हैं, उसकी बेस्ट फार्म यही है कि वो रिटर्न होना चाहिए। ठीक हो गया, रिटर्न होना चाहिए, और वो उसकी वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब उसकी इलाकाई जुबान में है। अगर वो सराकी में कहता है कि हाँ जी मेरे को तो फलां बंदा मारिए, तो बोला वो सराकी च लिखसूँ, ठीक है। अगर वो मराठी में कहता है तो मराठी में लिखी जाएगी, पंजाबी में कहता है तो पंजाबी में लिखी जाएगी, सिंधी में कहता है तो सिंधी में लिखी जाएगी। ठीक है, ये बेहतरीन फॉर्म है। उसके अलावा उसकी जुबान वो उसकी ओरल भी हो सकती है, ठीक है, मतलब वर्बल भी हो सकती है, उसकी स्टेटमेंट वर्बल भी हो सकती है। जैसे वो बंदा आके बयान दे देता है, डॉक्टर को मर रहा होता है, आके अस्पताल में होता है, अस्पताल में वो बयान देना चाहता है डॉक्टर को, डॉक्टर आके लिखेगा, उसका बयान लिखेगा, ठीक है। वो अब ओरल दे रहा है, रिटर्न नहीं है उस शख्स की, ओरल दे रहा है। ओरल में वो डॉक्टर को कहता है जी मुझे फलां पर्सन ने फलां जगह पे मारा है, तो उसकी वो जो ओरल एविडेंस है वो उस टाइम एडमिसिबल होगी जब जिस शख्स के सामने वो बयान दिया गया है वो आगे कोर्ट में पेश हो, कोर्ट में उस पे क्रॉस हो, क्रॉस में उसको वो प्रूव करे कि हाँ जी मैंने सही लिखा है, सारा कुछ क्लियर लिखा है, देन वो एडमिसिबल होगी। अब यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर ने उसकी एविडेंस लिखी है, तो कोर्ट उसको डॉक्टर को बुलाएगी। अगर डाइंग डिक्लेरेशन उसकी आ जाती है तो कोर्ट डॉक्टर को बुलाएगी, डॉक्टर पे क्रॉस होगा। अगर डॉक्टर पे क्रॉस के बाद कोर्ट शहादत में ये क्लियर हो जाता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल ठीक लिखी गई है, जो वर्ड उसने बताए थे वही लिखे गए हैं, ये भी कंडीशन है। वो जो डाइंग डिक्लेयर पर्सन होता है, जो मरने वाला पर्सन होता है, जो चीज बयान करता है वही लिखी जाती है, एज इट इज लिखी जाती है, एक वर्ड ऊपर नीचे ज्यादा कम नहीं लिखा जाता। अब डॉक्टर आके कोर्ट में प्रूव करता है कि हाँ जी मेरे ये ऐसे है, कोर्ट को लगता है कि ये बिल्कुल सही लिखी गई है, क्लियर लिखी गई है, देन उसकी जो एविडेंस होगी डाइंग डिक्लेरेशन वो रिलायबल होगी और एडमिसिबल होगी। तीसरा वर्ड क्या है? तीसरा है जेस्चर्स से, जेस्चर्स या साइन, ठीक है। अब साइटेशन में इसके जो बताया गया है, एक साइटेशन में उसमें ये बताया गया कि एक शख्स जो है उसका गला गला काट दिया गया, ठीक है, गला काट दिया गया, तो उसको जो है ना वो बोल नहीं सकता था, वो देख रहा था, मतलब हाथ शाथ हिला रहा था लेकिन बोल नहीं सकता था, ठीक है, बोल नहीं सकता था। तो अब मर रहा था, अब उसके पास आ गए, तो उससे पूछा कि हाँ जी आपका कत्ल आपके जो बहनोई हैं उस्मान उसने किया? कहता नहीं, वो चुप रहा, ठीक है। उसके बाद नहीं नहीं वो आपके जो भाई हैं उसने किया? नहीं, वो चुप रहा। उसके बाद इशारा किया जो हमसाया है वो इश्तियारी अनवर, ठीक है, उसने कत्ल किया? तो उसने हाँ में मतलब सर हिलाया है, ठीक है। अब उसने हाँ में सर हिलाया, तो ये लिखा जाएगा कि हाँ जी वो उसने अनवर के बारे में डिक्लेयर किया, अनवर के बारे में बताया है कि अनवर ने किया है, ठीक है। अब वो उससे पूछा जाता है कि अच्छा आपको उसने फायर मारा है? वो चुप रहता है। उसके कहता है कि आपने उसने आपको छुरा मारा है? कहते हैं नहीं, वो फिर भी चुप रहता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है आपको रेजर मारा है? कहते हैं हाँ जी रेजर। वो रेजर पे वो इशारा करता है हाँ में, सर हिलाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये फॉर्म है जेस्चर्स के, कि ये जेस्चर से उसको लिखा गया, ठीक है। ये है आपका कंसेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन का। इतनी कंसेप्ट आप उसमें लिख के आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन आ जाता है, इतनी रेलिवेंट लेके आ जाते हैं, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपका जो हाई कोर्ट एग्जाम लेती है, हाई कोर्ट जो पूछे उतनी जवाब दें, जो पूछे उतनी जवाब दें। मेरा ख्याल है मैं जितनी भी पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, मैं सबको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अगर एक पेज हाफ पेज पे भी होता है, सफिशेंट और रेलिवेंट है, तो आपको मुकम्मल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखते लिखते कटिंग कर देते हैं तो वो आपका सारा क्वेश्चन काट देते हैं,
ठीक है। हाई कोर्ट जो लेती है पंजाब में तो यही है कि आपका 7,000 अपेयर होते हैं और वो पास करते हैं 20-25 को। 2017 में उन्होंने 21 को पास किया, 2019 में उन्होंने 28 को पास किया पंजाब में सिविल जज। तो वो क्या क्राइटेरिया क्या है कि आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का जवाब आपने ठीक लिखा, एक लाइन आपकी गलत आ गई या एक सेक्शन आपने गलत लिख दिया, तो उन्होंने सारा क्वेश्चन क्रॉस करना है, एक नंबर भी नहीं देना। हमने DMCs देखी हैं, किसी के 8 नंबर हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 10 हैं, 100 में से एक पेपर में से। ये होता है आपके साथ। तो आपने रेलिवेंट लिखना है और सफिशिएंट लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। सिविल जज में, ADPP में जो मर्जी लिखें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका 46(1) से? सर आर्टिकल 38 के मुताबिक सर पुलिस के सामने कन्फेशन की वैल्यू नहीं। तो अगर सर ये जो है अपना डाइंग डिक्लेरेशन, तो बंदा सर कंसेशन करता है पुलिस के सामने, स्टेटमेंट देता है कि मैंने कत्ल किया था, तो उसकी कोई कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? रील साहब, वो जो आप बता रहे हैं कि वो अक्यूज की स्टेटमेंट है पुलिस के बारे में, ये अक्यूज नहीं है, ये है आपका पर्सन मतलब विटनेस कह लो, ये एज ए विटनेस होगा। और ये पुलिस इसका बयान रिकॉर्ड करती है तो बिल्कुल ही इसका वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, एडमिसिबल होगी। इसको बहुत ज्यादा इसको हासिल है, इसको बहुत ज्यादा क्रेडिबल समझा जाता है। वो एक जगह में पढ़ रहा था, वो कहते थे कि डायन डिक्लेरेशन इज कंसीडर्ड क्रेडिबल एंड ट्रस्ट वर्थी विटनेस एविडेंस, credible and trustworthy evidence based on general belief that person who know that he is about to die not lie। वो पर्सन जिसको लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, वो ये प्रिंसिपल है कि जनरल बिलीव यही है कि वो पर्सन झूठ नहीं बोलता। तो ये स्टेटमेंट किसी भी शख्स के पास के सामने लिखी गई को दी गई है या लिखी गई है, ठीक है, या बताई गई है, वो सच कंसीडर की जाती है और एडमिसिबल है, इस पे कन्विक्शन हो सकती है। एनी अदर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था सर, जब वो बजरिया जेस्चर की उसकी डाइंग डिक्लेरेशन की जाती है, जैसे कि अभी आपने बताया कि उसे पूछा जाता है कि आपको, वो बोल नहीं सकता लेकिन वो अपना सर वो हिला सकता है, तो अगर उससे पूछा जाए कि आपका उस बंदे ने कत्ल किया, वो कहता है नहीं, वो सर हिलाता है, जिसका मतलब होता है नहीं। 2-3 लोगों को और पूछा जाता है, वो सर हिलाता है कि नहीं, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अभी तक वो नहीं बता पाया कि किसने कत्ल किया था, तो वो इधर बात खत्म। जब सब ट्रायल होगा, जिन 4 लोगों के नाम उस बंदे से पूछे गए थे, जिस पे सर उसने नेगेटिव अपना सिर हिलाया था कि ये नहीं है, अगर वो 4 बंदे में कोई 1-2 बंदे हैं जिसकी वो उसको मुल्जिम कंसीडर किया है, जब उन पे ट्रायल चल रहा हो, तो जो सर उसने इनकार किया था कि ये वो बंदे नहीं हैं, तो ये प्ली लेके वो जो मुल्जिम होंगे, जिन पे वो ट्रायल चल रहा होगा, उनको कोर्ट फिल फॉर एक्विट कर देगी? सर ये उसकी डाइंग डिक्लेरेशन ही नहीं है, ये उसकी डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन में तो वो बताता है कोई मतलब किसी को नॉमिनेट करता है, अपनी काज ऑफ डेथ बताता है, ठीक है, या फिर सर्कमस्टांसेस बताता है, ठीक है। मैं आपको मलिक साहब यही बता रहा हूँ कि आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एविडेंस से रिलेट करते हैं। आप कहते हैं कि ये कैसे होगा, 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 ये सारा एविडेंस में क्लियर हो जाता है, ठीक हो गया। लेकिन ये आपका मैं वही क्वेश्चन जवाब दे रहा हूँ कि आपका वो कह रहे हैं कि वो 4 पर्सन के नाम लिए, उसने कहा कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो मीन उसने कोई किसी को नॉमिनेट नहीं किया, वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन ही नहीं है। अब क्वेश्चन करें। सर जब उन्होंने 4 लोगों का नाम ले लिया, तो वो कह रहा है कि नहीं है सर, फिर उस पे एविडेंस पे दोबारा ट्रायल, दोबारा उसको मुलव्वस करना, ये भी थोड़ी सी अजीब बात है ना? वो ऐसा नहीं हो और नहीं किया जाएगा उनको, अगर किया भी जाएगा तो वो एक्विट हो जाएंगे। मलिक साहब वो 4 लोग एक्विट हो जाएंगे।
अब देखें ना कि मोस्टली आप के जो थाने हैं 70% फॉल्स FIRs होती हैं, झूठी FIRs होती हैं। यस ठीक है, हमारे अब जो लोकल पुलिस स्टेशन है, ठीक है, अब मैं लियाकतपुर की बात करूं जो मेरा शहर है, वहाँ में एक साल में मैक्सिमम 400-500 जो होती है FIRs होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम 1000 तक पहुंच जाती हैं। अब इधर मैंने वो देख रहा था लाहौर जून के एरिया का, कल वो 3300 FIR लॉन्च हो चुकी है, साल में 3300। तो एक दिन में आपकी डेली की 10 FIR 10 ऑफेंसेस वो डेली के हो रहे हैं। तो वो खुद वो मतलब पुलिस वाले भी बताते हैं कि इसमें मोस्टली जो है वो कोई उनकी कोई स्टोरी पीछे फिक्टिशियस स्टोरी होती है। आपके खिलाफ FIR होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कन्विक्ट हो गए हैं। आपके पास इल्जाम लग गया तो ये मतलब नहीं है कि आप कन्विक्ट हो गए हैं, आप उस पर एक्विट भी हो सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा इधर क्वेश्चन ये है कि एक बंदा मतलब डेथ बेड पे है, वो उससे पूछा जाता है कि आप किसने फायरिंग किया आप पे, वो किसी बंदे का नाम ले देता है और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता है। बाद में वो बंदा रिकवर हो जाता है, और रिकवर जब होता है ट्रायल में जाता है तो वो जब अपनी स्टेटमेंट देता है उधर कोर्ट में जाके, उधर वो किसी और बंदे का नाम ले देता है, किसी और को अरेंज करता है उस स्टेटमेंट से अलग हो गए। तो वो जो स्टेटमेंट उसने डेथ बेड पे दी थी, मतलब फिर रिकवर हो जाता है, वो स्टेटमेंट उसके खिलाफ फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज हो सकती है कि आपने उस टाइम ये एक नाम और हो लिया था, सकती अभी है, आप और बिल्कुल नाम। सर, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब देखें क्रास में ना, अब जो पुलिस के सामने जो बयान लिखे जाते हैं, 161 की स्टेटमेंट लिखी जाती है। ठीक है, 161 की स्टेटमेंट कुछ भी हो, फिर जो हमारा क्रास होता है, क्रास हमारा टोटल 161 की स्टेटमेंट पे होता है। ठीक है, 161 की स्टेटमेंट में वो कंप्लेनेंट आगे कहता है कि जी गाड़ी का रंग काला था। अब दूसरा जो कोर्ट में आता है बाद में कहता है गाड़ी का रंग लाल था। तो हमने वो जो 161 की स्टेटमेंट चूंकि बिल्कुल एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट में वो एविडेंस का रिकॉर्ड भी नहीं हो सकती, लेकिन उसको हम फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कंट्राडिक्शन स्टेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसकी जो पहली वाली स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट पे हम उस पे क्रॉस कर सकते हैं, उसकी कंट्राडिक्शन कर सकते हैं उस पे। और किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। चले आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो था आपका 46। ठीक है, अब 46(2). 46(2) में ये देखें मैंने अलग-अलग बनाई हुई है, 7 चीजें उन्होंने डिफाइन की हैं। 7 चीजें अगर आप उसमें पढ़ने लग जाए ना, इसको नहीं देखें आप बेरक्ट की वर्डिंग देखें, आपको ये चीज़ें शो नहीं होंगी कि ये उसमें कितनी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आपने मैक्सिमम 1 या 2 को हाईलाइट करना है और आपने छोड़ देना है। बाद में जब वो आपको वो 200 102 46(2) के बारे में पूछेंगे, आप टोटल उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यही चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। आप उधर देखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है क्या चीज़। ये देखें, ये 2 है। अब ये आपकी बेरक्ट है। ठीक है, अब ऐसे पढ़ेंगे ना, आप 10 दफा पढ़े आपको ये सही समझ नहीं आएगा। 10 दफा पढ़े, 15 दफा पढ़े, 50 दफा पढ़े, आपको समझ नहीं आएगा। आप इसको मेरे नोट्स ना देखें, आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, इसको अलग अलग लिखें, फिर आपको समझ आएगा, अच्छी तरह समझ आएगा। फिर आप सर्च करें कि एक्नॉलेजमेंट के क्या मीनिंग हो सकते हैं। ठीक हो गया।
ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के क्या मीनिंग हो सकते हैं? मेमोरेंडम लिखा गया है, मेमोरेंडम क्या चीज होती है, ठीक है, मेमोरेंडम की लीगल डिक्शनरी में क्या चीज क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इस तरह आप रिसर्च करेंगे तो आपका जो ये कंसेप्ट बनेंगे वो सारी जिंदगी आपके लिए फिट रहेंगे और आप फर्दर किसी को एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको 10 दफा कहता हूँ कि मुझसे कोई और क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करो, उसका मकसद ये होता है कि आप सबको आपका नॉलेज इनहेंस हो, और मुझे पता है कि मैं आपको क्वेश्चन का जवाब रेलिवेंट दूंगा और मैं आपको रेलिवेंट प्रोविजंस बताऊंगा और अदर्स कोई लॉ हैं उनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप फर्दर वो अपने नोट्स बना लें और फर्दर आप उस पर स्टडी करें, केस स्टडी करें, उस पर ज़्यादा मेहनत करें। ये चीज़ आपकी स्टडी है, ठीक हो गया। अब 46 क्या कहता है? कोर्स ऑफ बिजनेस, मेन हेडिंग क्या है? कोर्स ऑफ बिजनेस। व्हेन स्टेटमेंट वाज मेड बाई सच पर्सन। अच्छा जी, ये बाई सच पर्सन, ये बाई सच पर्सन ये कौन से लोग हैं? बाई सच सर पर्सन जो आपने ऊपर वो 4 बताए हैं वो कौन है? सर कौन है वो 4 सर लोग? वो सर जिसमें वो आता है जो सर जिसमें ये आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर ये चले डेड पर्सन है जो नॉट जो बी मर फाउंड है, गया, जो सर मिल वो नहीं cannot be रहा, found. जो कैपेबल नहीं है, और सर जो अपना अटेंड नहीं कर सकता सर वापस। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। जी और कोई बता दे। हाँ सर, वो जो 4 लोग, वो पहले सर आवाज वो क्लियर नहीं आ रही थी। सर वो जो 4 लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई, जिसकी डेथ हुई है, जो कैपेबल नहीं है, या वो जो दूर उनका डिस्टेंस है, वो उनका कोर्ट मुनासिब नहीं समझती कि डिले हो जाएगा या फिर एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाएंगे, अगर वो लोग उनकी जो पहले वाली स्टेटमेंट होगी, मतलब इनकी वो बात ये कर रहा है स्टेटमेंट ऐसे लोगों की जो अगर वो अभी नहीं दे सके तो जो पहले वाली स्टेटमेंट उसको कंसिडर किया जाएगा, या जिस बंदे की डेथ होती है जो डेथ टाइम वो स्टेटमेंट दी जाती है वो वाली स्टेटमेंट। ठीक है, यही चीज है। अब आपको समझ आने लग गई है, अब आपको समझ यस आने लग गई है, ठीक हो गया जी। नाजगुल साहबा, कौन से वो 4 लोग हैं? जी सर, जो जिनकी डेथ हुई है और जो इनकैपेबल है, ठीक है, और जो अटेंडेंस नहीं दे सकते, ये लोग हैं सर। और जो मिल नहीं सकते सर, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये डेथ है, who cannot be found, who are incapable, ठीक है, और who cannot attend. ठीक हो गया, ठीक हो गया। कहता है कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्संस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हमने 29 आर्टिकल 29 में भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, या मैं आपको इसमें आगे एग्जांपल भी है, ठीक है, आगे 46(2) में मैं एक आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। एग्जांपल क्या है कि एक अस्पताल में डिलीवरी हुई है, ठीक है, अस्पताल में डिलीवरी हुई है, तो अस्पताल के डिलीवरी के दौरान एक बच्ची पैदा हुई है, तो बच्ची का नाम बच्ची का नाम रखा गया, कुछ भी रखा गया, और उसके हस्बैंड का नाम, सॉरी, उसके फादर का नाम, बच्ची का जो पैदा हुई है बच्ची के फादर का नाम भी उसके मतलब जो अस्पताल वाले एंट्री करते हैं उस पर लिख दिया गया, बच्ची के फादर का नाम। अब कल को बच्ची की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन राइज हो जाता है, कोर्ट में क्वेश्चन चला जाता है, तो ये जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब अस्पताल में जो आके लिखते हैं, वो जो स्टेटमेंट लिखी होगी जहाँ पे बच्ची के वालिद का नाम अहमद लिखा गया है, ठीक है, तो कल को उसकी लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन राइज होता है तो वहाँ पे इनकी जो स्टेटमेंट होगी, अगर वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया है वो जिंदा नहीं है, मर गया है या नहीं मिल रहा, ठीक है, या इनकैपेबल हो गया, तो उसकी जो लिखी हुई पर्ची है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एविडेंस पे इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक हो गया। आगे
कहता है या अब हर जगह पे आर एंड लिखा हुआ है या आर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इन पार्टिकुलर इन व्हेन इट कंसेंट इट कंसिस्ट in particular when it consists an entry or memorandum made by him। अब और वो पर्सन जो है अस्पताल में मेड बाय हिम इन बॉक्स, अब वो एंट्री कर देता है, ठीक है। आर्टिकल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एंट्री कर देता है। जैसे भी आप किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाएं तो वहाँ पे पहले आपका इमरजेंसी में किया जाता है। इमरजेंसी से अगर आपको कोई एडमिट करते हैं तो वो आपका दाखिला बना देते हैं, एक एडमिशन फाइल बनती है। वो फाइल पे सारा कुछ लिखा जाता है कि आपका नेम, एड्रेस, फादर नेम और एज, वो सारा कुछ लिखा जाता है। और उसके बाद उस जो एडमिट होते हैं तो वो अस्पताल के अंदर डे में 3 दफा उस पर एंट्री की जाती है, मॉर्निंग, इवनिंग, ओ सॉरी आफ्टरनून और इवनिंग और फिर नाइट, ठीक है। इस तरह 3-4 दफा उसमें एंट्रीज की जाती हैं। ये जो उस बुक पे जो एंट्री होंगी, अगर कल को वो कोई मसला आ जाता है अस्पताल का या ऑपरेशन का या उसके में डेथ का, जो भी कोई इशू आ जाता है, तो उनकी ये जो एंट्री है, ठीक है। अब जिसने एंट्री की है हो सकता है वो गुजर जाए, मर जाए, ना मिल रहा हो, तो उनकी एंट्री भी आगे इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक हो गया। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि kept in ordinary course of business या discharge of professional duty। ordinary course of business या प्रोफेशनल ड्यूटी। प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है उसकी, उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी यही है कि अगर कोई आता है शख्स तो अस्पताल में, तो उनका वो प्रोफेशनल ड्यूटी उनकी यही है कि उसने उनका नाम लिखना है, उसकी एडमिशन फाइल बनानी है, सारा कुछ करना है। ये उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी में आ जाता है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है या ऑफ अक्नॉलेजमेंट रिटन आर साइंड बाय हिम। अब अक्नॉलेजमेंट आ जाता है, अक्नॉलेजमेंट आ जाता है। आप में से किसी ने लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है कि एनीवन? जी सर पढ़ा। नासिर साहब बात करें। जी सर। आर्टिकल 19 क्या कहता है? सेक्शन 19। सर आई थिंक 19 ये कहता है कि आप जब एक दफा एक्नॉलेजमेंट करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट करने के बाद वो जो पीरियड होता है, लिमिटेशन का पीरियड, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, वही दोबारा से शुरू हो जाता है। उसकी एक्नॉलेजमेंट की सपोज के नासिर साहब आपने वकास अली से 3 लाख लेने हैं, ठीक है। अब रिकवरी का दावा 3 साल में होता है। रिकवरी के दावे के लिए वो 3 साल की लिमिटेशन है। अब वकास साहब जो है 2 साल गुजर जाते हैं, तीसरा साल होता है, तो आपको आके मिन्नत करते हैं कि आप मेहरबानी करें, ठीक है, मुझे मैंने आपको 5 लाख देना है या 3 लाख जो है 3 लाख देना है, वो मैं आपको दे दूंगा। अब वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट है तस्लीम करना, टू एडमिट लाइबिलिटी। इसका वो लीगल वर्डिंग में भी आ जाता है कि एडमिट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एडमिट करना, मान लेना, ठीक है। तो उनका वो मानने से, जब वो मानते हैं तो उस टाइम से फिर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम से फिर समझ लें काज ऑफ एक्शन अराउज हो जाती है, ठीक हो गया। तो जरूरी ये नॉलेजमेंट रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट वो जो हमारा आर्टिकल 19 है वो यही कहता है कि रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। ओरल भी हो सकता है। और उसके बाद वो कहते हैं एक्नॉलेजमेंट रिटन या साइंड। अब एक पर्सन, अब वकाल साहब ने एक्नॉलेज किया है, अब वकाल साहब जो है वो फाउंड ही नहीं हो रहा है, वकाल साहब का पता नहीं है कहाँ पे चले गए, ठीक है। अब इनके खिलाफ आप रिकवरी का दावा करते हैं, तो ये जो इनका एक्नॉलेजमेंट है, ये आप इनका एक्नॉलेजमेंट की जो स्टेटमेंट है वो आप एविडेंस में दे सकते हैं। अब वकाल साहब नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ पे हैं, इनकी ये एक्नॉलेजमेंट आप उसमें एविडेंस में दे सकते हैं कि ये बंदा एडमिट करके गया है, जी मैं आपको 3 साल मुझे थोड़ा टाइम तो मैं दे दूंगा। आ रही है समझ आपको? जी सर। और आ गया जी रिसीप्ट। 5वें पे कह रहा है कि वो रिसीप्ट ऑफ मनी, गुड्स, सिक्योरिटीज, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। अब रिसीप्ट, सपोज के आपने आपने ट्रैक्टर खरीदा है, ठीक है।
ट्रैक्टर खरीदा, जहाँ से शोरूम से आपने ट्रैक्टर खरीदा, तो उन्होंने ट्रैक्टर आपको डिलीवर करके आपने पेमेंट रिसीव्ड आपसे उन्होंने रिसीव्ड ली, 5 लाख आपने जमा कराया, ठीक है, और आपको उन्होंने रिसीव्ड दे दी, ठीक हो गया। अब रिसीव्ड की उन्होंने एंट्री कर दी, अपने बॉक्स में एंट्री कर दी। अब कल को वो पर्सन मतलब जिसने एंट्री की है, वो पर्सन गुजर जाता है, नहीं मिलता, कहीं पे भी चला जाता है, आपका लेन देन का मसला आ जाता है, तो उसने जिस बुक में एंट्री की है वही बुक आप आके एविडेंस में दे सकते हैं कि ये देखें जी, ये रिसिप्ट है, ये मुझे रिसिप्ट दी गई है, इसका ये रिकॉर्ड है, फलां डेट को फलां टाइम पे मैंने इतनी पेमेंट की थी, ये उसकी रसीद है, वो आप दे सकते हैं। आगे रिसीव्ड गुड्स की भी हो सकती है, मतलब चीज़ों की, या किसी सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ आपका मतलब कंपनीज में होती हैं सिक्योरिटीज़, आपका स्टॉक जो है, शेयर्स वगैरह, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह, ये भी सिक्योरिटीज़ में आ जाता है। या कोई प्रॉपर्टी की रिसीप्ट, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी से, मतलब मूवेबल इमूवेबल जो भी है, उसकी कोई रिसीप्ट है, वो रिसीप्ट भी आप एविडेंस में दे सकते हैं। अगर वो जिस पर्सन ने रिसीप्ट दी है वो बंदा नहीं मिल रहा, फाउंड नहीं हो रहा, या मर गया है, या आपका वो इनकैपेबल हो गया है, या उनकी अटेंडेंस जो है वो हम प्रोक्योर नहीं कर सकते। छठे में क्या कह रहा है कि ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये अब देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टेटमेंट बाई पर्सन ऑफ, इन, एनी, केप्ट, ऑफ, ठीक है, ऑफ। ये 6 में कह रहा है, ये देखें, बाई पर्सन ऑफ अ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट, व्हेन स्टेटमेंट वाज मेड बाई पर्सन बाई सच पर्सन ऑफ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कॉमर्स रिटर्न आर साइंड बाई हिम। ये मेरी पिक्चर कोई इतनी अच्छी नहीं बन सकी, मैं इधर से देख के बताता हूँ आपको। वो बता रहा है कि आप डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कॉमर्स रिटर्न आर साइंड बाई हिम, इधर भी यही कुछ लिखा गया है कि हाँ कॉमर्स ही है, डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कॉमर्स रिटर्न आर साइंड बाई हिम। अब वो जो तिजारत में कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तिजारत के दौरान कोई डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जो कि रिटर्न है और साइंड है, जिस पर्सन ने दिया है वो डॉक्यूमेंट, वो पर्सन नहीं मिल रहा, जो आपकी 4 कंडीशंस हैं, तो वही डॉक्यूमेंट भी आप एविडेंस में दे सकते हैं। ठीक हो गया। आगे वो कह रहा है कि स्टेटमेंट, ये फिर आपने ऊपर से फिर मिला के पढ़ना है, फिर आपको समझ आनी है, ऐसे नहीं समझ आनी है आपको। व्हेन स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्सन, सर वो ग्रुप में कोई कह रहे हो उन्हें ऐड कर लें आप। अच्छा जी, चलें। चलें जी, आगे लास्ट में डॉक्यूमेंट का यूज्ड इन कॉमर्स रिटर्न आर साइंड बाय हिम, जब उसने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया है, या स्टेटमेंट ऑफ द डेट ऑफ लेटर और अदर डॉक्यूमेंट यूजुअली एडेड रिटर्न आर साइंड बाय हिम। अगर कोई लेटर है जिसपे डेट वगैरह या कोई कुछ ऐड किया गया है, जो कि उस शख्स ने जिसने लिखा है उसने साइन किए हैं, वो रिटर्न रिटर्न है, तो उसका वो लेटर भी आप एज एविडेंस पेश कर सकते हैं जब वो शख्स नहीं मिल रहा, मर गया है, या फिर उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर नहीं की जा सकती, या इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने के। ये 7 सिचुएशन थी। मैं इसको फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप बार बार पूछता हूँ। कहता है 46 ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट, एक शख्स ने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, या उसने कोई एंट्री की है किसी बुक में, या उसने कोई एक्ट किया है ऑफिशियल ड्यूटी में, या उसने कुछ एक्नॉलेज किया है, या उसने कोई रिसीप्ट दी है, या उसने कोई डॉक्यूमेंट दिया है, या उसने कोई लेटर बनाया है, वही शख्स अगर नहीं मिलता
गुजर गया है या किसी वजह से वो शख्स अवेलेबल नहीं है, तो उसका वो जो एंट्री है वो इस्तेमाल की जा सकती है, उसका एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी रिसीप्ट इस्तेमाल की जा सकती है, उसका वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका वो लेटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये है आपका 46(1). ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एनीवन? सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अब बैंक में देख लें। ठीक है, बैंक में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि एक बंदा आके बैंक में डिपॉजिट कराता है। ठीक हो गया। अब बैंक में डिपॉजिट कराने आया है तो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब आपका क्या है कि पहले जो कैशियर बैठा है उसने उससे उसके पैसे काउंट करने हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप पैसे काउंट करते हैं। ठीक है, जितनी पैसे जमा करवाते हैं कोई तो आपको आके पे स्लिप पे लिखा होता है 5 लाख और आपको पेमेंट करता है, तो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो काउंट करते हैं या वैसे ही रख देते हैं? ठीक है सर, समझ आ गई है। ऑर्डिनरी कोर्स सर ऑफ बिजनेस में प्रोसीजर उसकी काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग के बाद उसकी एंट्री करते हैं, फिर आप उसका आपके पास एक लेजर पड़ा है उसमें लिखते हैं, उसके बाद आप उसके ऑनलाइन जो है उस अकाउंट में भी उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, आपका ये क्या है, ये सारा प्रोसीजर है। ठीक है, अब ये समझा जाता है कि जब भी कोई पैसा जो बैंक में जमा करवाता है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के वो पर्सन जिसको पैसे जमा करवाए गए वो काउंट करेगा। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उस पर्सन ने जिसने पैसे काउंट किए हैं वो एंट्री भी करेगा, अपने लेजर में भी लिखेगा, अपने उस जो SOPs हैं वो बैंक के, वो सारे आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हैं। सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को हम प्रोसीजर कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, हाँ मतलब जी, जो जो किसी उसने। भी डिपार्टमेंट का प्रोसीजर। यस सर। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट का यस प्रोसीजर। और कुछ? या सर हम इसे रूटीन मैटर्स कह सकते हैं। हाँ जी, सर ये जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं वो किसके नाम पे ट्रांसफर होता है? मैडम ये ना सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, सक्सेशन नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑप्शन के उसके बच्चों को मिलता है, जो उसके बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, उसकी बीवी होती है, अगर उसका माँ बाप जिंदा है तो उनको मिलती है। सर यही नेक्स्ट ऑफ किन की सर वैल्यू तो कोई नहीं, तो सर लिखवा तो ऐसे ही देते हैं, आता सक्सेशन सर्टिफिकेट से ही सारा कुछ। नहीं, वो FRC मांगती है ना कोर्ट, FRC में लिखा होता है, सारा कुछ आ जाता है। FRC मींस फैमिली रजिस्ट्रेशन फैमिली सर्टिफिकेट। जी सर। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोर्ट उस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑर्डर करती है, और कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट में शेयर्स भी बना देती है कि बेटे के इतनी पैसे हैं और बाप के इतनी है, मेरे इतनी है, ये सारा कुछ हम तो डेली बनवा के देते हैं, डेली बनवा के देते हैं। बल्कि मेरे तो खुद हमने बनवाया भी था, मेरे अबू की डेथ हो जी गई सर, थी सर तो डेली आते हैं सर, तकरीबन हर यानी हफ्ते 2 हफ्ते में आ ही जाते हैं सर बनने को। बस यही है, आप सर आप तो डील करते हैं इस चीज़ को। सर आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं उसका प्रोसीजर क्या है? मैं आपको मैडम सारा कुछ बता दूंगा, प्रोसीजर भी बता दूंगा आपको। ठीक है, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कोई, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें फिर हम आगे नेक्स्ट, चलें जी। अब मेरा ख्याल है 2 तक आपको समझ आ गई, 46(2) तक। यही मतलब 46(2) तक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 है, और उसके अलावा जो बहुत कम इस्तेमाल होता है वो 46(2) है। उसके बाद ये वैसे 46(7) तक हैं, तो आगे इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आपने उसको सरसरी सरसरी अपना व्यू बनाना है। ठीक हो गया। कहता है अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ मेकर when statement is against the pecuniary or proprietary interest of person making it, when if true it would expose or would have exposed him to criminal prosecution, sued for or sued for damage.
ठीक हो गया। ये है कि अगर एक स्टेटमेंट, वो जो स्टेटमेंट उस शख्स की जिसने वो मतलब जो गुजर गया नहीं मिल रहा, वो स्टेटमेंट उसके पेक्यूनरी इंटरेस्ट या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो एक चीज, या जब वो सच पे मबनी है और वो एक्सपोज कर रही है उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या सूट फॉर डैमेजेस पे, तो देन उस पर्सन की जिसने स्टेटमेंट दी है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है जब वो बंदा नहीं रहा या मिल नहीं रहा या वो फाउंड नहीं हो रहा, या जो 4 कंडीशंस हैं उस टाइम भी उसके अगेंस्ट वो इस्तेमाल की जा सकती है। मैं फिर आपको बताता हूँ कि एक स्टेटमेंट जो पर्सन देता है, अगर वो स्टेटमेंट उस शख्स के पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, या अगर वो स्टेटमेंट ठीक है तो वो उससे उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या उसके अगेंस्ट सूट फॉर डैमेजेस फाइल हो सकता है, तो वो स्टेटमेंट भी आप अगर वो शख्स नहीं मिल रहा तो वो रेलिवेंट होगी। लगी समझ? क्वेश्चन किसी का कोई? मतलब ये सर सर यानी मतलब सर मतलब यही बोलें आप। सर यानी मतलब ये है कि अगर किसी शख्स की जो स्टेटमेंट है वो किसी उसके माली मामलात या प्रोप्राइटरी इश्यूज के मुतालिक हो, ठीक है, तो और अगर वो सही हो और अगर वो उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की तरफ एक्सपोज करते हैं तो वो उसके खिलाफ यूज हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, सही कह रही हैं, बिल्कुल यही कंसेप्ट है, बिल्कुल यही है। ठीक हो गया, चलें आगे। सर मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है कि जो सूट फॉर डैमेजेस तो ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हो जाएंगे डैमेजेस, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब ये किस हिसाब से होगा फिर? मैडम वो झूठ वो बोलता बंदा तो एग्जिस्ट कर झूठ ही नहीं कर रहा झूठ ना। झूठ बोलता है कोई शख्स, तो उस पे फाल्स एविडेंस हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकते, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि वो बंदा एक तो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एक बंदा वो झूठ बोल के चला गया अमेरिका, तो क्या ख्याल है कि वो अमेरिका चला गया तो उसको एक्सेप्शन मिल गई है? नहीं। यही चीज़ है, तो वो बंदा जब दोबारा आएगा तो उस पे वो हो सकता है, उस पे फाल्स एविडेंस का केस हो सकता है। फिर ये जो लेकिन 4 सर अगर वो कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं उसमें से सिर्फ ये एक के ऊपर अप्लाई होता है ना फिर? ये मैडम चारों पे अप्लाई होगा, चारों पे अप्लाई होगा। सर तो डेथ पीछे पे जो कैसे कह अप्लाई रही हूँ जो कि होगा? जो एक जो बंदा मर मैडम गया है। देखें, पीछे यानी क्रिमिनल देखिए डेथ के साथ खत्म किया लेजिस्लेचर्स गया ने ना। स्टार्ट में लिख दिया है, अभी 41 से पहले उन्होंने लिख दिया है 4 कंडीशंस, आगे तो किसी में उन्होंने कंडीशन बताई भी नहीं है। 4 कंडीशंस वो पहले ही उन्होंने बता दिया, मतलब 46 में उन्होंने सिंपली बता दिया कि ये स्टेटमेंट ओरल है या रिटन है, ऐसे शख्स की जो मर गया है, ऐसे शख्स की जो मिल नहीं रहा, ऐसे शख्स की जो गवाही देने के काबिल नहीं रहा, ऐसे शख्स की जो जिनकी अटेंडेंस प्रोक्योर करना डिले होगा या उस पर एक्सपेंसेस होंगे जो कोर्ट अनरिजनेबल समझती है, तो उनकी स्टेटमेंट इन सारी सरकमस्टांसेस में, ये सरकमस्टांसेस 46(1) से स्टार्ट होते हैं और 46(7) तक जाते हैं, इन सारे सरकमस्टांसेस में अप्लाई होगा। तो मैडम यहाँ पे ये सारों सब के लिए है। ओके सर। हम्म, चलें जी। अब कहता है कि 4 गिव ओपिनियन ऑफ पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, गिव्स ओपिनियन ऑफ पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट की मैं आपको जो एग्जांपल लिखी हुई है वो मेरा अगर सही नज़र नहीं आई, और कहता है जफर ने अपनी ज़मीन कब्रिस्तान को के लिए दी है, एक स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, जफर इस बयान के बाद अमेरिका चला जाता था, जब कब्रिस्तान का इशू होगा तो मेरी स्टेटमेंट मतलब जफर की जो स्टेटमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया। अब ये एक ज़मीन देना कब्रिस्तान के लिए वो जनरल इंटरेस्ट में आता है। ठीक है,
जनरल इंटरेस्ट क्या है कि आपको किसी एक मफाद आमा के लिए कोई चीज़ दे देना, एक ज़मीन हस्पताल के लिए वक्फ कर देना, एक ज़मीन स्कूल के लिए वक्फ कर देना, ज़मीन आप हस्पताल के लिए दे दें, स्कूल के लिए दे दें, कब्रिस्तान के लिए दे दें, तो ये जनरल इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। अब कहता है गिव्स ओपिनियन ऑफ पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे थोड़ा आपको धुंधला नजर आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल नजर आ रहा है, सबको सही नजर आ रहा है। सर गुजारा हो ही रहा है। चले, आपको ये समझ आ जाएगी, मैं पढ़ता हूँ ना तो आपको समझ आ जाएगी। अगर हम दूसरी साइड पे चले जाए तो आपको वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ ठीक। पे अच्छी तरह आपको अब ये देखें, इस पे मैंने रेड विद किया हुआ है 46 26। ठीक है, 26 क्या हमने पढ़ा था जी मलिक साहब? 26 क्या पढ़ा था हमने? आर्टिकल 26 कानून शहादत ऑर्डर 1984। यस सर। और कोई बता दे, बुक नहीं ओपन सर करनी वो आपने? जिसमें था कि जो कस्टम और राइट था, कस्टम्स एंड राइट्स से। हाँ जी, वो भी कस्टम्स और राइट्स के बारे में सर वो कहा जो गया था। विरासती। हाँ जी, अब उसमें वो 3 चीजें बताई गई थी कि कस्टम और राइट्स, जो फैक्ट्स कस्टम और राइट्स को गवर्न करें वो भी रेलिवेंट होंगे। ठीक है, वो आगे बताया था कि 2 चीजें, एक तो ट्रांजैक्शंस लेन देन जो कि क्रिएट कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है, वो सारे रेलिवेंट होंगे। उसके अलावा ट्रांजैक्शन के अलावा आपका इंस्टेंसेस, ठीक है, इंस्टेंसेस से मुराद मतलब वो कोई ख़ास वक़ूआत जिससे आपका वो राइट या क्लेम या रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो भी आपका सारे रेलिवेंट होंगे। ये चीज़ें फॉर आपने आगे एग्जांपल दें। एग्जाम्पल मैडम, एग्जाम्पल ये है कि जैसे इसका आपको बता दूं कि बेहतरीन एग्जाम्पल कि कुआं, जो कि पहले एक कुआं था जो हज़रत उस्मान गनी ने और एक मुशरकीन से, एक कुआं था जिसमें सिर्फ मुशरकीन ही पानी पीते थे। फिर वो आप हज़रत उस्मान गनी, ठीक है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वो कुआं खरीद लिया और फिर उन्होंने डेज मुख्तस कर दिए कि 4 दिन मुसलमान पानी पिएंगे, 4 दिन वो पिएंगे, हिंदू पिएंगे, मतलब मुशरकीन पिएंगे, नॉन मुस्लिम्स पिएंगे। ठीक हो गया। अब वो एक राइट उनका सड़क कंटिन्यू हो गया 50 साल बाद। ठीक है, 50 साल बाद वो अगर कुएं के पानी मतलब डेज का क्वेश्चन आ जाता है कि आप हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो कहा था कि 4 दिन मुशरिकीन पिएंगे, ये तो 4 दिन मुसलमान पी रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। ऐसी कोई कंट्राडिक्शन आ जाती है तो वो मतलब 50 साल पहले वाले अगर कोई लोग जिंदा हैं जो जानते हैं तो उनकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होंगी, या उस टाइम कोई ऐसे के इंस्टेंसेस हैं, वो कोई वक़ूआत हुए हैं, तो वो वक़ूआत को अगर आगे कोई फर्दर आके एक्सप्लेन करेगा तो वो भी रेलिवेंट होंगे। मतलब वो राइट जो उन्होंने क्रिएट किया था, वो सारे हालात वो सारे हालात जो उस राइट को आपके क्रिएट करें, क्लेम करें या मॉडिफाई करें, या वो सारे हालात या फैक्ट्स जो कि उस राइट को रिकॉग्नाइज करें, असर्ट करें या डिनाई करें, वो सारे रेलिवेंट होंगे। ये वो एग्जांपल है। आ गई है समझ आपको? यानी कि इलाके में अगर कोई रिवाज कायम हुआ हो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, यानी और फिर बाद में अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई हो हम्म, तो जो पहले वाले लोग हैं उनकी शहादत कबूल की जाएगी। जी बिल्कुल। जो उस रिवाज से वाकिफ थे या जिन्होंने वो रिवाज एक्सरसाइज किया या जिन्होंने रिवाज को मॉडिफाई किया या असर्ट किया या जिन्होंने डिनाई किया, उन सब की एविडेंस रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया।
लेकिन सर इस चीज को हम मतलब ऊपर वाले जो चार बंदे हैं जिनका जिक्र किया, डेड ये पर्सन या अननोन पर्सन, उनसे कैसे रिलेट करेंगे? अभी ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि मैंने जमीन कब्रिस्तान के लिए दी थी और मैं अमेरिका चला गया था, ठीक है। मैंने जमीन दे के मैंने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने सबको आके ना मीडिया पे कह दिया था, या मैंने वैसे एक स्टेटमेंट लिख दी थी जो कि मैंने अपने इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनको स्टेटमेंट लिख के दे दी थी कि ये मैं मेरी जो एक 4 कनाल ज़मीन है ये मैं कब्रिस्तान के लिए दे रहा हूँ। वो स्टेटमेंट जो अब इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के पास है, वो मेरी स्टेटमेंट वो रेलिवेंट है। अब मैं अमेरिका बैठा हूँ, आपकी ऐसा कोई वारिस पीछे कोई है नहीं, उस सूरत में मेरी स्टेटमेंट वारिसान की कोई, मैं आपको 1000 दफा कहता हूं कि यहाँ पे कहीं पे भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं हुई, कहीं पे भी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, कहीं पे भी कोई रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं हुई, लीगल हेयर्स की कोई बात नहीं हुई। तो हमने ऐसे किसी चीज को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ बेर एक्ट की वर्डिंग तक रहना है। मेरे वो सर की ये कोई जो बात हुई है? कोई नहीं हुई। ठीक है सर सर। रवाज, सॉरी सर, रवाज और रसूम जो है ये तो मतलब कोई फरसुदा भी हो सकता है, तो इसके बारे में रिटन स्टेटमेंट का होना जरूरी है कि बाद में शहादत को वैलिडेट किया मैडम जाए कि भाई। आपको पीछे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं ओरल भी कह के जाता तो देन भी मेरी स्टेटमेंट वो ओरल भी रेलिवेंट होती। पीछे आप देख लें, पीछे सारा कुछ आप रिलेट रखा करें, आप मिक्सअप कर देती हैं फिर वो पता नहीं चलता। ये देखें, ये लिखा नजर आ रहा है, रिटन आर ओरल, ये मेरा सर्कल जा रहा है, रिटन या ओरल नजर आ रहा है आपको? जी जी सर। मैं अब रिटर्न नहीं, मैं ओरल भी कह के चला जाता हूँ कि ये मैं सबके सामने 4 पर्सन के सामने मैं ओरल कह देता हूँ कि ये मैं ज़मीन जो है ये कब्रिस्तान के लिए वक्फ करता हूँ। मैं अब अमेरिका चला गया हूँ, तो ओरल स्टेटमेंट भी मैं अगर नहीं हूँ तो वो मेरी ओरल स्टेटमेंट जो 4 पर्सन ने सुनी है वो आके अदालत में कहेंगे कि हाँ जी हमारे सामने कहा था इन्होंने, तो वो भी रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया? अब हम 4 को पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, एक बार पढ़ने दें फिर आपको समझ टोटल आ जाएगा। कहता है व्हेन स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच सॉरी सॉरी सर, एक बात पूछनी सर। जैसे समझे सर, एक शहर का मेयर है या कोई सीएम है, वो कोई बात करता है, ठीक है, कि ये चीज आप लोग ऐसे ऐसे करें, उसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन ना हुई हो, ठीक है, तो ठीक है सुना हूं मैं। और लोग ऐसा करें, तो क्या उसके लिए भी मतलब मतलब वो तो उसका कोई ओनर नहीं होता ना कि वो किसी चीज के बारे में कुछ कहे कि भाई आप लोग इस तरह से, ये चीज इस तरह से हो, और कुछ अरसे बाद वो चीज ना हो, तो फिर उसके बारे में शहादत की क्या मतलब वैलिडिटी होगी? आप क्वेश्चन दोबारा करें और क्लियर क्वेश्चन करें। सर मेरा मतलब है कि अगर कोई शहर का कोई सीएम हो या कोई मेयर हो किसी शहर का, ठीक है, हम बुजदार अब साहब कोई को ले लेते हैं, ठीक है। बुज़ार साहब को ले लेते हैं, वो किसी जमीन के बारे में कोई बात करें कि इस जमीन में मतलब आप लोग इसमें ये काश्त कर लें, मतलब वो इजाजत दे दे, ठीक है, कोई ज्यादा जमीन हो, पाँच वो छह एकड़ जमीन जमीन हो जो। अपनी जमीन के बारे में कह रहा है कि या सरकारी जमीन के बारे में कह रहा है? मैं वही कह रही हूँ ना कि सरकारी जमीन के बारे में कह रहा है, ठीक अच्छा है, अच्छा। और फिर वो उस गवर्नमेंट चली जाती है, तो बाद में क्या मतलब उसकी शहादत लोग उसके बारे में दें, तो वो जमीन तो उसकी थी ही नहीं, तो उसकी कोई वैलिडिटी होगी? मैडम देखें, अब मैं आपका एग्जांपल बताता हूँ। ये जो सी पैक मुआहदा है, सी पैक लगा हुआ है, सी पैक लगा हुआ है, सी पैक लगा हुआ है, ठीक है। सी पैक को नवाज शरीफ साहब ने अप्रैल 2013 में शी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट आए थे पाकिस्तान में, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था। 151 जो है उसमें कंट्रैक्ट साइन किए गए थे। एक बुक है, अभी तक वो अनपब्लिक है, पब्लिश नहीं हुई, पब्लिक नहीं है, उस पर कोई पता किसी को कोई पता नहीं है कि सी पैक में हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशन थे, ठीक है।
अब वो CPAC का कंट्रैक्ट नवाज शरीफ साहब चले गए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो वो सेम चीज है। अब ये जो चीजें हैं ना, अब बुजदार साहब ने किसी को ऑर्डर किया है कि ये काश्त करें, मीन्स के उन्होंने जमीन लीज पे दी है। जुबानी कुछ भी नहीं चलता, जुबानी कुछ भी नहीं होता, गवर्नमेंट के सारे काम रिटर्न होते हैं। अगर बुजदार साहब ने सरकारी जमीन किसी को देनी है तो वो कंट्रैक्ट पे देगा, लीज पे देगा, ठीक है। वो सारे लॉज बने हुए हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ देगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी देगा, अकॉर्डिंग टू हिज अथॉरिटी, लॉ जो उसको पावर करता है, जो उसको अथॉरिटी देता है। वो सपोज के 10 साल के लिए देता है, उसकी टर्म है 5 साल। तो ये जो काम होते हैं ये पर्सन के नहीं होते, बाई ऑफिस होते हैं, बाई नेम नहीं होते, बाई ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो बाई ऑफिस से मीन्स नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर CM आएगा, ठीक है, तो वो ये समझा जाएगा कि वो भी उसने स्टेटमेंट दे के गया है, ये भी इसके ही आर्डर हैं नेक्स्ट CM के, ठीक है। तो ये जो कंट्रैक्ट होते हैं ये बाई ऑफिस होते हैं, बाई नेम नहीं होते। सर आई मीन जो पर्सनल कैपेसिटी में किए जाएं, पर्सनल कैपेसिटी में मैडम, पर्सनल कैपेसिटी में वो अपनी जमीन का कुछ कर सकता है, किसी दूसरे की जमीन का कुछ नहीं दे सकता। आई मीन कि वो अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए, मेरा मतलब ये पोजीशन मैडम, वही मैं कह रहा हूँ कि पोजीशन वो आपको कोई भी काम करते हैं तो लॉ के तहत करते हैं। पर्सनल पोजीशन वो अपने रिश्तेदारों को दे देता है, ठीक है, रिश्तेदारों को दे देता है, आपके वो कोई जातियात पे आके अपने किसी रिश्तेदारों को दे देता है, तो वो भी यही बाई ऑफिस समझा जाएगा। नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर आएगा, वो भी उसने भी यही मतलब उसको कंटिन्यू रखना है। जो एक कंट्रैक्ट हो गया वो CM ऑफिस ने किया है, बुजदार साहब ने नहीं किया। CM ऑफिस सर। से और सर जिरगे में अगर कोई चीज हो जिरगा तो अप्लाई नहीं होता यहाँ पे, जिरगा अप्लाई होता है वो पहले होता था जो एजेंसी थी, खुरम एजेंसी, खैबर एजेंसी, ठीक है, और ये न्यू वजीरिस्तान एजेंसी, ये 7-8 एजेंसीज होती थी, उधर जिरगे इस्तेमाल होते थे, उधर कोई लॉ नहीं था। लेकिन अब वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गई हैं, तो वहाँ पे भी अब सारा लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पे सारा रिटर्न लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहा है, आपकी भर्ती हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉ हो रही है, और रिटर्न लॉज हैं। आपका सर्विसेज का रिकॉर्ड बन रहा है वो आपका अकॉर्डिंग टू लॉ है, आपको एडमिशन मिलते हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है अकॉर्डिंग टू लॉ चल रही है, सारा कुछ रिटर्न है, सारा कुछ। आप अभी CPC CRPC देखते हैं, सिविल मैनर एक्ट उठा लें तो उसमें 300 लॉज हैं। आप पंजाब लॉज की साइट है, पंजाब लॉज, उस पर आप चले जाएं तो 600 एक्ट आपको नजर आएंगे उस लॉ पे, 600 एक्ट। हम तो 2-4 पढ़ते हैं, हर चीज रिटर्न है, हर चीज रिटर्न है। एनी क्वेश्चन? और चलें हम आगे। सर क्वेश्चन तो नहीं, रिक्वेस्ट है कि सर इधर बस कर देते हैं आप। बस नहीं करनी, बस तो 10:30 बजे होगी। मैंने पहले 4 दिन पहले आपको बता रहा था कि जब हम 46 करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बस चलो सर, नहीं है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ जी पढ़ने पे था जी। साढ़े पलड्डे ते भाई नहीं जमींदा ते चलो ठीक है सर। ना सी ना फिर 46 को तो मुकम्मल करे सो वाली है। चलें चलिए जी, ठीक है सर, करें। 46 अभी ये नेक्स्ट मेरा ख्याल है कोई मैक्सिमम 15 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, आगे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। 46 में वो कहते हैं कि गिव ओपिनियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन। सच पर्सन से मुराद वही 4 लोग हैं। एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, कस्टम, मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। ये ऐसे आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैंने एक पहले लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा लिखा है कस्टम, तीसरा लिखा है मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब किसी पर्सन ने अपनी ओपिनियन दी है
किसी ऐसे पर्सन ने ओपिनियन दी थी, जो बंदा आपको गुजर गया है, नहीं मिल रहा, जो भी है, वो ओपिनियन दी थी किस पे, कि ये कोई पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है, कस्टम एग्जिस्ट करता है, या पब्लिक या जनरल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ विच इट एग्जिस्टेस ही वुड of the existence of which it exists, he would have been likely to aware, and such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter arise. अब यहाँ पे 46(4) में ये कहा गया है कि अगर किसी शख्स ने ओपिनियन दी है किसी पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर ऑफ जनरल या पब्लिक इंटरेस्ट पे, ठीक है, और वो जो राइट है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और जिस पर्सन ने ओपिनियन दी है वो इससे अवेयर था, ठीक है, ही वुड हैव बीन लाइकली टू अवेयर, वो उस राइट से अवेयर था, उसने ओपिनियन दी है, तो उसकी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी। कंडीशन उसकी एक कंडीशन है कि उसने जो स्टेटमेंट दी थी, ओपिनियन दी थी, वो कंट्रोवर्सी से पहले की हो। सपोज के राइट ऑफ पब्लिक राइट का क्वेश्चन अराइज हुआ है आज 24/12/2020 को, और इसी पब्लिक राइट पे एक शख्स ने, जो कि अभी नहीं मिल रहा, वो अभी मर कर बैठा या मर गया है, उसने ओपिनियन दी थी नवंबर 2020 को, मतलब 1 महीना पहले उसने ओपिनियन दी थी कि हाँ जी ये पब्लिक राइट बनता है, ठीक है, या ये जो रोड है ये पब्लिक रोड है, ये प्राइवेट रोड नहीं है, ये पब्लिक रोड है। एक पर्सन ने ओपिनियन दी थी नवंबर 2020 में, और आज उसी पब्लिक रोड का एक क्वेश्चन राइज हो गया है। तो उस पर्सन ने जो नवंबर में ओपिनियन दी थी, और वो जानता भी था, उसको पता था कि ये पब्लिक रोड है, उसने ओपिनियन दी, अब वो पर्सन गुजर गया है या नहीं मिल रहा, या उसकी अटेंडेंस नहीं मिल रही, तो उसका वो ओपिनियन भी रेलिवेंट होगा अगर क्वेश्चन आ जाता है उसी राइट का, कस्टम का, या जो मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। जी मैडम रुआ साहबा, क्या मैंने कहा है? मैडम फौजिया साहबा, आप बताएं। सर जनरल इंटरेस्ट का आपने बताया है। हाँ जी, क्या बताया? जो भी मैंने 46(4) में बताया वो एक्सप्लेन करें उसे। वकास अली साहब। ये है कि जो ओपिनियन, जी सर। जी सर। चलें जी मैडम, कंटिन्यू करें आप। मैंने कहा शायद चुप हो गई हैं आप। नहीं सर, वो बुक की वर्डिंग देख रही थी मैं। जी जी, देखें देखें आप, वर्डिंग मैं सर दिखा ये देता हूँ 4 आपको। वाला है ना? हाँ जी जी सर। सर गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। अगर जो सर ऊपर वाले बंदे हैं उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी जो कि किसी बंदे की ओपिनियन है, लाइक के पब्लिक राइट और कस्टम से रिलेटेड है, या कोई जनरल पब्लिक का कोई मसला है, या उनकी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, तो वो सारी बातें भी रेलेवेंट होंगी। उसकी एक कंडीशन है कि उसने जो ओपिनियन दी है वो जब मैटर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है उससे पहले उसने ओपिनियन दी हो। अगर जी उस हाँ वो सर, बाद ये में लास्ट लाइन में। हाँ और सर उसका राइट भी होगा तो ओपिनियन देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सर बस ये बिफोर वाली कंडीशन है। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। जी वकास साहब, आप बताएं अब। जी सर, इसमें ये है कि ऐसी स्टेटमेंट जो जो पब्लिक राइट, कस्टम या मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो ऐसी ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट वो बंदा देता है और बाद में कंट्रोवर्सी मतलब उस राइट पे या कस्टम पे मतलब अराइज हो जाती है, तो जैसा कि वो पहले मतलब 4 बंदे बताए गए हैं, या कोई मर गया हो, या वो मिल ना रहा हो, या इनकेपेबल हो, या वो मतलब लंबे अरसे के लिए या ज़्यादा खर्चे की वजह से ना आ सकता हो, तो वो रेलेवेंट कंसिडर की जाएगी।
इसमें आपने जो हजरत उस्मान गनी का आपने जो वाकया बताया कि वो पब्लिक राइट पे बेस करता था, आपने कहा कि मतलब है कि ये कुएं का पानी जो है ये सबके लिए, आपने सबके लिए वो वक्फ कर दिया। हाँ तो जी, बाद में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती तो उन्होंने पहले जो स्टेटमेंट दे दी थी कि ये सबके लिए है, तो वो मतलब सब पे वो लागू होनी थी। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बासित अहमद साहब, बासित अहमद और आवाज आ इसमें रही है आपने आपको? जी जी, कंटिन्यू करें आप। जी वकास साहब आप बताएं। और इसमें एक और आपने जो बताया कि ये मतलब है कि मैटर ऑफ जर्नल इंटरेस्ट है इसमें, कि जब कोई बंदा अपनी ज़मीन जो है वो कब्रिस्तान या किसी और काम के लिए वक्फ कर देता है और फिर उसके बाद वो कहीं मतलब है चला जाता है या वो मर जाता है, तो उसकी वो बात अगर बाद में कंट्रोवर्सी हो पैदा हो जाए कि ये कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, तो उसने स्टेटमेंट दी थी कि ये जगह जो है वो कब्रिस्तान के लिए है, तो अब वो उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो रेलेवेंट होगी। हाँ जी, ठीक हो गया, यही चीज है। बासित अहमद आवाज आ रही है जी आपको? जी सर। जी सर आ रही है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोहाट है सर, कोहाट। कोहाट, कोहाट ये केपी से सर। केपी से, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पेशावर से सर, थोड़ा नियर है सर पेशावर से। अच्छा केपी इधर है, ठीक है ठीक है। बालाकोट कहाँ से कितनी दूर है आपसे दूर, बालाकोट? सर वो तो तकरीबन कोई सर ऐसे 7-8 घंटे दूर है सर। अच्छा, बालाकोट मुजफ्फराबाद वो दूसरी साइड पे हो जाते हैं। जी जी सर, वो बहुत दूसरे साइड पे है सर। अच्छा, क्या क्या ये क्या, क्या समझ आई आपको ये सर 40-4 की? 46-4 की सर, मतलब जो ऐसा मैटर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो या किसी चीज के लिए, मतलब जो कि पब्लिक राइट्स होते हैं, जैसे एक भाई ने सर हजरत उस्मान गनी की एग्जांपल दी है, कब्रिस्तान की एग्जांपल दी है। तो सर ऐसे जब बाद में उस पे कोई इशू अराइज हो जाए या बाद में उस पे कोई कंट्रोवर्सी अराइज हो जाए, तो उस टाइम पे मतलब फिर देखा जाएगा जो पुराने मतलब जो इन्होंने स्टेटमेंट दी हो या जो चीज दी हो सर, उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए सर उसको उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो रेलेवेंट होगी सर इसमें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये सब के लिए है, जितनी भी अभी पार्टिसिपेंट हैं, कल आपकी ड्यूटी होगी, ठीक हो गया? कल आपकी ड्यूटी है कि इस 40 आर्टिकल 40 की कोई है n तक एग्जांपल्स हैं, ठीक है? n मतलब फिगर ये हो जाती है, कोई 10-12 हो जाती है, 15 हो जाती है। तो सब के सब ने ये सारी इलस्ट्रेशंस पढ़नी है, सब के सब ने इलस्ट्रेशन पढ़नी है, और कोई इलस्ट्रेशन नहीं समझ आती तो मुझसे पूछना है आपने, ठीक है? अब जो आर्टिकल 47 था उसमें भी इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा थी, 21 में भी बहुत ज़्यादा थी। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं, चंद एक स्टूडेंट्स ने वो सारी इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, जैसे मैडम फौजिया फियाज साहब हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है 47 की सारी इलस्ट्रेशन पढ़ी थी, और मुझसे उन्होंने 3-4 पूछी भी थी, वो मैंने बताई थी। अब ये सारी उन्होंने कोई इलस्ट्रेशन आपको दे देनी है एग्जाम में, और आपको पता नहीं होगा कि ये इलस्ट्रेशन किस सेक्शन की है, ठीक है? पहले एक जो एडीपीपी के पेपर हुए हैं उसमें 403 पीपीसी उसकी एक इलस्ट्रेशन उन्होंने दे दी थी, और उन्होंने कहा कि इसको एक्सप्लेन करें। अब जिन्होंने इलस्ट्रेशन पढ़ी हुई है उसको पता चल गया, कहते हैं ये 403 पीपीसी क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, तो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया था। तो लिस्टेशन सारी की सारी पढ़नी है। मैं देख रहा हूँ कि चंद एक स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मेरी तवक्को से भी ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो वो स्टूडेंट्स भी बहुत वही अच्छे लगते हैं जो कि मेहनत करते हैं, जो कि सिंसियर हैं, जो कि अपनी स्टडी के साथ लॉयल हैं, ठीक हो गया? तो कल आपकी ये ड्यूटी है कि सब के सब ने सारी इलस्ट्रेशन पढ़नी है। कहीं पे भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग से भेजूंगा, ठीक है? और आपने ये सारा कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे है 40-5, आ गया जी 40-5। उसमें कहता है कि रिलेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट रिलेशनशिप। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट रिलेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप के बारे में है। व्हेन स्टेटमेंट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड,
marriage, adoption. Between persons as to between persons as to whose relationship by blood, marriage or adoption, the person making the statement has special means of knowledge when statement was made before the question in dispute raised. अब वो कह रहा है कि किसी ऐसे शख्स की स्टेटमेंट, ठीक है, कि वो स्टेटमेंट देता है कि ये जो कंसर्न रिलेशनशिप है ब्लड का, मैरिज का या अडॉप्शन का, ये एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस पे किसी की स्टेटमेंट है, ठीक है, उस पर्सन की स्टेटमेंट जो कि जानता है, उसके पास स्पेशल मींस है, नॉलेज है, वो जानता है कि ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और उसकी वो स्टेटमेंट उस डिस्प्यूट से पहले की हो तो वो रेलिवेंट होगी। ठीक हो गया? मैं दोबारा बताता हूँ कि सपोज के मलिक साहब कहते हैं कि ये जो मिस्टर ए एंड बी मियाँ बीवी हैं, मिस्टर ए एंड बी मियाँ बीवी हैं और इनके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज भी है कि ये खुद देख रहे हैं कि वो एक घर में रह रहे हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ वो आउटिंग पे जाते हैं, एक साथ उनको देखा गया है, ये इसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज है। अब वो मलिक साहब कहते हैं कि ये शख्स मियाँ बीवी है, ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दी है नवंबर में, ठीक है, आज दिसंबर में उनका कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं, ये बीवी कहती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ठीक है, या हस्बैंड कहता है ये मेरी बीवी नहीं है। तो स्टेटमेंट जो नवंबर में इन्होंने दी थी मलिक साहब ने, अब मलिक साहब अमेरिका बैठे हैं, तो इनकी स्टेटमेंट वो रेलिवेंट होगी। वो स्टेटमेंट ओरल है या रिटन है? मेरा ख्याल है आपको सबको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया? आगे 46 से है। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सर। सर ये मैंने ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में शायद इस बात का जिक्र है कि मैरिज के बारे में मियाँ बीवी का मतलब ये कह देना कि हम मियाँ बीवी हैं, तो मतलब फिर किसी निकाहनामे को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका कहना या उनका इनकार करना यही काफी होता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो चीज जैसे अक्सर होता है ना कि किसी जगह पे रोक दिया जाता है किसी कपल को कि भी आप अपना वो दिखाएं, निकाहनामा दिखाएं या आईडी दिखाएं। आई थिंक ये लॉ बन गया है। तो यहाँ पर इसकी मुझे नहीं समझ आई कि आप कह रहे हैं ना कि आप बिल्कुल ठीक है। मैंने वो रिलेशन मियाँ बीवी का बताया। मैं यहाँ पे रिलेशन एग्जांपल बाप बेटे का भी हो सकता है, ठीक है, बाप बेटे का भी हो सकता है, या आपका कजन्स का भी हो सकता है, या दूसरा आपका रिलेशन कोई और भी हो सकता है, किसी मैरिज का हो सकता है, किसी ब्लड रिलेशन का हो सकता है, या अडॉप्शन करके कोई कह दे कि मैंने इसको अडॉप्ट किया है। ये सब कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है। और जो मैडम आपने क्वेश्चन बात किया वो बिल्कुल ठीक कही है। बीवी का सिर्फ इतनी कह देना कि ये मेरा हस्बैंड है, इनफ है, इनफ है। अब कोर्ट जो है, कोर्ट देखती है कि मतलब सपोज हम डेजुलेशन का दावा सूट फाइल करते हैं, डेजुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ खुला। मैं दावा करता हूँ और मेरे पास निकाहनामा नहीं है, मैं दावा सिर्फ निकाहनामे के बगैर ही फाइल कर देता हूँ। जब एविडेंस होती है तो मैं एक एफिडेविट दे देता हूँ बीवी की तरफ से कि ये मेरा हस्बैंड है, ठीक है, निकाहनामा मेरे पास नहीं है, वो उसके पास है, तो इनफ होता है। उसकी मतलब हलफ देना, उसके स्टेटमेंट देना कि ये मेरा हस्बैंड है, कोर्ट कंसीडर करती है, कोर्ट उसको कंसीडर करती है, निकाहनामे की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, वो इसी प्रिंसिपल पे है जो आपने अभी डिस्कस किया है। और सर इसके लिए अलग से डेक्लेरेटरी सूट तो नहीं फाइल करते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। अब ये अगर इसका कोई इश्यूज भी आ जाता है निकाहनामे के ऊपर, ठीक है, तो वो भी सारे जितने भी निकाहनामे से रिलेटेड भी दावे अब उस फैमिली कोर्ट में होते हैं। पहले ऐसा होता है कि कोई डिक्लेरेटरी सूट होता है तो सिविल कोर्ट में होता था, लेकिन अमेंडमेंट हुई है 2015 में, तो वो अब वो भी सारे फैमिली कोर्ट में होते हैं। हमारी जो संडे फ्राइडे की
सैटरडे की क्लास होगी, सैटरडे को हम कोई एक स्पेशल एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सैटरडे को हमने फैमिली कोड एक्ट 1964 पढ़ना है, ठीक है। फैमिली कोड एक्ट 1964 पढ़ेंगे, वो इससे आपके पूरे फैमिली लॉज क्लियर हो जाएंगे। चलें जी, 46 कहता है व्हेन सर स्टेटमेंट ये जो पांचवा वाला है इसके अंदर क्या ये चीज आ सकती है कि अगर कोई इंसान मरने से पहले किसी के सामने अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड का इकरार करता है और उसके मरने के बाद अगर उस बच्चे की वल्दियत का कोई इशू होता है तो उसकी हम कंसीडर करेंगे फिर? बिल्कुल करेंगे मैडम, बिल्कुल करेंगे, यही चीज है, बेहतरीन ठीक है। एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक हो गया। तो आगे 46 when statement relate to existence of any relation, blood, marriage or between person deceased। अब उधर बंदा जिंदा है, यहाँ पे मर गया है, ठीक हो गया। कहता है कि रिलेशनशिप बाय डिसीज्ड when such when statement relates to existence of any relationship, blood, marriage staged by deceased person and is made in any way, will, deed relating to affair of family। अब वो जो है ना वो किसी विल के थ्रू उन्होंने स्टेटमेंट की है या किसी डीड के थ्रू स्टेटमेंट की है फैमिली अफेयर्स के बारे में, ठीक है। टू सच डिसीज्ड पर्सन, पीडिग्री, फैमिली पीडिग्री या थंब स्टोन, संगे मरमर, वो जो तख्ती वगैरह लगा देते हैं, या पोर्ट्रेट या एवरीथिंग on which such statement are usually made and when statement has been made before the question in dispute। अब जैसे वो सिंपली कह रहा है कि एक फैमिली पीडिग्री होती है कि मतलब फैमिली ट्री है, जो ये दादा बेटा फलां 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 फलां, एक फैमिली पीडिग्री में कोई चीज़ लिख देते हैं, या थॉम स्टोन जो तख्ती होती है एक घर में लिखी होती है कि फलां बंदा फलां, जैसे मुगलिया दौर में होता था, ठीक है, नाम लिख देते हैं बाबर और हुमायूं और उसके अलावा शाहजहां, उसके अलावा दूसरा जो उनके थे सलीम थे, ये तो थंब स्टोन पे लिख देते हैं, या कोई पोर्ट्रेट है फैमिली का उस पे कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं रिलेशन के बारे में, ठीक हो गया, रिलेशन के बारे में लिख देते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट फैमिली अफेयर के बारे में, वो अगर कोई पर्सन डिसीज हो जाता है, मार जाता है, गुजर जाता है, तो वही जो पीडिग्री है, थंब स्टोन है या पोर्ट्रेट है, वो भी आप एविडेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी स्टेटमेंट। जब अगर वो पीडिग्री या थंब स्टोन या पोर्ट्रेट है जो वो पहले बनाया गया था, वो विल डीड वो पहले बनाई गई थी उस क्वेश्चन अराइज होने से पहले। ये आपका जो 5 और 6 तकरीबन इम्पोर्टेंट है, उसमें जिंदा होता है, इधर इसमें डेथ हो जाती है, बस यही चीज़ और कुछ भी नहीं है। ये था आज का हमारा लेक्चर। जो आपके मजीद क्वेश्चन हो। जी जी करें आप क्वेश्चन। सर इसमें ये जस्ट ये रिटन में है ना, क्योंकि विल और डीड की बात हो रही है, तो ये जस्ट रिटन की बात हो रही है। हाँ जी 6 में। हाँ जी, नहीं ये रिटन स्टेटमेंट नहीं दोनों ओरल और रिटन दोनों, ओरल या रिटन दोनों। अच्छा, मतलब सर विल फिर ओरल भी हो सकती है? हाँ जी ओरल हो सकती है, ओरल होती है, चलें ठीक है, विल ओरल भी हो सकती है, ठीक हो गया। सही हो गया। चलें, विल या डीड मतलब ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। हाँ ठीक हो गया। ये चलें, अब ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। बाकी कल मैंने सबसे इलस्ट्रेशन कोई भी किसी से भी पूछ सकता हूँ, कोई इलस्ट्रेशन किसी भी पार्टिसिपेंट से मैं पूछ सकता हूँ। तो कल का आपका लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा, वो कल जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको सबको व्हाट्सअप कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो उसके अलावा सैटरडे को हमारी स्पेशल क्लास होगी फैमिली लॉज की।
ठीक हो गया, बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अपील व्यू रिवीजन, चलिए अगेन बता दें, मेरे मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन मीटिंग चैट होती रहती है, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, कोई चैट बता दिया करे कि चैट क्या हो रही है, मैं तो चैट भी नहीं पढ़ता। सर तब आप पढ़ा रहे होते हैं तो फिर व्यू बंदा अच्छा नहीं लगता कि और आपको डिस्ट्रप्शन, इंटरप्ट किया हाँ जाए। ठीक है ठीक है। चलें, जब क्वेश्चन होती हो तो फिर वो बता दिया करें चैट का, अपील व्यू का। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया, ठीक ओके हो गया सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।